गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सही होंगे। आवाज़ आ रही है क्या? एक बार कमेंट करके बता देना। आवाज़ आ रही है क्या? आवाज़ आ रही है क्या? एक बार कमेंट करके बताना। आवाज़ आ रही है क्या? एक बार कमेंट करके बता देना। ठीक है, आवाज़ आ रही है क्या? ओके, हेलो, साउंड क्लियर सर। ओके, चलिए ठीक है। ये वाला पीडीएफ जो है ना आज आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, आज कोशिश करेंगे कि इसके एंड तक पहुंच जाए हम लोग, और पहुंच भी जाएंगे। ठीक है, चलिए। ओके, तो हम लोगों ने क्या क्या कर लिया था, ये सब सारी चीज़ें कर ली थी। हाँ, एक बच्चे ने कल क्वेश्चन पूछा था, जैसे ये वाला क्वेश्चन पूछा था। अब ध्यान से सुनना, एक बार मैं बता दे रहा हूँ। ध्यान से सुनना कि ये वाला क्वेश्चन में इसका आंसर मैंने दे रखा है। ए वाला जो है वो पार्टिकल एसएचएम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? ध्यान से सुनना कि देखो, जब आप एफ इज टू 0 कीजिएगा, सुन लीजिए मेरी बात को। पहले वाले में पार्टिकल एसएचएम नहीं करेगा, दूसरे में एसएचएम करेगा, तीसरे में एसएचएम करेगा। तो ध्यान से देखिएगा, जब पहले वाले में आप निकालिएगा, एक बच्चे ने कल मुझसे पूछा था कि सर ये पहले वाले में एसएचएम करेगा, तो फिर मैंने इसको सॉल्व किया। इसकी x की वैल्यू आएगी -1, x इज इक्वल टू -1 आएगा। जब x इज इक्वल टू -1 से इधर वाला, जैसे सपोज करो x इज इक्वल टू यहाँ 0 है और ये x इज इक्वल टू -2 है। जब x इज इक्वल टू 0 पुट कीजिएगा तो ध्यान से देखिए f की वैल्यू कितनी आ गई, ध्यान से देख लीजिए। तो वो आ जाएगा 3, मतलब f इज इक्वल टू 3। मतलब अगर आप पोजीशन इस तरफ लेते हो तो फोर्स इस तरफ आ गया। ठीक है, अगर आप फिर x इज इक्वल टू -2 लेते हो, x इज इक्वल टू -2 मतलब पोजीशन आपने इस तरफ लिया मेन पोजीशन के। ध्यान से देखो, डायरेक्शन मैंने दिखाया। उसी तरीके से जब x इज इक्वल टू -2 लोगे तो देखो फोर्स की डायरेक्शन किधर आ रही है, फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ आ रही है। तो तुम लॉजिकली सोचो ना, जब फोर्स इस तरफ आ गया तो सिंपल सी बात है, फोर्स जो है मेन पोजीशन की तरफ रहा ही नहीं। तो आप पहले ही बोल दोगे कि भैया जब फोर्स मेन पोजीशन की तरफ रहा ही नहीं तो यह एसएचएम होगा ही नहीं, तो पहला वाला एसएचएम होगा नहीं। इसी तरीके से बी और सी में आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। हाँ, एक और क्वेश्चन है आपके लिए, ये आप अभी मैं थोड़ी देर बात करवाऊंगा, लेकिन यहाँ पे मैंने इसलिए डाला कि अभी आपको पता चलेगा। ठीक है, चलिए अभी हम लोग जब एक क्वेश्चन ऑफ एसएचएम करेंगे, उसके बाद कल हम लोगों ने काइनेटिक ऑफ एसएचएम में ये सब चीजें देख ली थी, और उसका ग्राफ मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको याद होगा तो fx और ax ग्राफ एक ही जैसा होता है, मतलब बस मैंने ax ग्राफ ही दिखाया, वो कल मैंने आपको बता दिया था। vx का रिलेशन आपको याद होगा, ये मैंने आप लोगों को बताया था कल, इस तरीके से होगा। ध्यान से देखिए, vx का रिलेशन इस तरीके से होगा, इसका ग्राफ इस तरीके से आएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप कई बोलेंगे कि ऐसे तो नहीं सर, आपने ऐसे बनाया था। अबे इसने a छोटा ले लिया, ये ओमेगा a बड़ा ले लिया, तो सिंपल सी बात है, ऐसे करके आपको दिखा होगा। ठीक है, चलिए ठीक है। अब सेकेंड, अब ये दोनों तो हम लोगों ने रिलेशन देख रखा था। अब xt vt at तीनों एक साथ ले लिया। xt जो हम लोगों को याद होगा, इसको डिराइव करके vx रिलेशन को डिराइव करके हम लोग sin ओमेगा t प्लस फाइव लिए थे। फिर वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, vt इसको डिफरेंशिएट कर दिए। मीन पोजीशन पे जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम होती है। अगर तुम ध्यान से देखो तो v का क्या रिलेशन आया था, देखो ना, v का रिलेशन आया है, अगर तुम ध्यान से देखो, cos ओमेगा t प्लस फाइव। तो मीन पोजीशन, यानी मीन पोजीशन मतलब कि x इज इक्वल टू, मीन पोजीशन मतलब होता है कि वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगा मीन पोजीशन पे, t इज इक्वल टू 0 पे जिस कंडीशन पे थी, तो वेलोसिटी वहां पे मैक्सिमम होगी। और एक्सट्रीम पोजीशन मतलब x इज इक्वल टू a पर, x इज इक्वल टू 0 पे, ये पूरा का पूरा x ही तो है। अगर तुम ध्यान से देखो, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, वेलोसिटी का जो रिलेशन हम लोगों ने देखा था x के साथ, v इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर तुम ध्यान से देखो, x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 0 मतलब मीन पोजीशन, यानी वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू a ओमेगा हो जाएगी। अच्छा, मिनिमम वैल्यू वेलोसिटी की कितनी हो जाएगी, अगर तुम ध्यान से देखो तो वेलोसिटी की मिनिमम वैल्यू, अच्छा ये मैक्सिमम था, मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगी जब x इज कहाँ पे, x इज इक्वल्स टू a पर। ये हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा था कि मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम और एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी मिनिमम। ठीक है, चलिए। अच्छा, अगर तुम ध्यान से देखो तो एक्सेलरेशन क्या करेंगे, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो अगर तुम एक्सेलरेशन की बात करो तो एक्सेलरेशन है a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर x,
अच्छा x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब कि x इज इक्वल्स टू 0 पे एक्सेलरेशन मिनिमम होगा और x इज इक्वल्स टू a पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो यानी मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन मिनिमम होता है और एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है, जिसकी वैल्यू होती है ओमेगा स्क्वायर इंटू है। माइनस आपको ये बताता है कि किस डायरेक्शन क्या है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये आपका हो गया था पिछले लेक्चर में, मैंने इसका डेरिवेशन भी आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया था। अच्छा अब ध्यान से सुनना, अगर मैं इन तीनों की ग्राफ की बात करूं तो तीनों का ग्राफ मैंने एक साथ ले लिया है, xt, vt और at का ग्राफ एक बार देख लो। देखो ध्यान से, xt, vt और at का ग्राफ इस तरीके से मैंने तीनों का ग्राफ एक साथ दिखा दिया। ठीक है, xt, vt और at का ग्राफ तीनों का मैंने दिखा रखा है। देखो कोई दिक्कत है? अच्छा अब समझना फेज किसको कहते हैं। अगर ध्यान से देखा जाए तो एसएचएम का इक्वेशन याद करो, x का क्या रिलेशन लिखा था, अगर तुम्हें याद होगा, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में जो रिलेशन आया था वो आया था x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस फाई। याद होगा, फाई की वैल्यू साइन इनवर्स x नॉट बाई a थी, अगर आपको याद होगा तो। मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं, ये जो पूरा का पूरा साइन के अंदर है ना ओमेगा टी प्लस फाई, इसको हम लोग बोलते हैं फेज। क्या बोलते हैं भैया? फेज बोलते हैं। और ये जो फाई होता है फेज कांस्टेंट कहलाता है। अच्छा इसी तरीके से वेलोसिटी का देखोगे तो वेलोसिटी का क्या आया था? ये आया था ए ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई प्लस पाई बाई टू। कई लोग बोलेंगे कि साइन थोड़ा आया था सर, कॉस आया था, मैंने कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दिया। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो दिस इज फेज, दिस इज ऑल्सो फेज, लेकिन ये जो ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस पाई बाई टू है ये वेलोसिटी का फेज है, ये डिस्प्लेसमेंट का फेज ये है, वेलोसिटी का फेज ये है। तो मैं ये बात बोल सकता हूं क्या, वेलोसिटी का जो फेज होता है वो डिस्प्लेसमेंट के फेज से पाई बाई टू आगे होता है। समझ रहे मेरी बात को? तो कई जगह आपको ऐसा लिखा रहेगा, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया, इन एसएचएम वेलोसिटी इज अहेड ऑफ वेलोसिटी ई डिस्प्लेसमेंट बाय फेज ऑफ फेज एंगल पाई बाई टू। यही लिखा हुआ है कि वेलोसिटी का जो फेज है वो पाई बाई टू एंगल ज्यादा होगा किससे? डिस्प्लेसमेंट के फेज से। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। उसी तरीके से एक्सेलरेशन को ध्यान से देखो तो एक्सेलरेशन का जो फेज होगा वो पाई बाई टू आगे हो जाएगा किससे? आपका वेलोसिटी से, यानी पाई फेज आगे हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट से। क्योंकि देखो ना एक्सेलरेशन इससे पाई, अगर तुम ध्यान से देखो इससे पाई बाई टू फेज आगे कौन सा है? इससे पाई बाई टू फेज आगे वेलोसिटी हो गया, और वेलोसिटी से भी पाई बाई टू फेज आगे कौन सा हो गया? एक्सेलरेशन हो गया। तो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट से एक्सेलरेशन पाई फेज आगे हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये इसी तरीके से आप एक्सेलरेशन लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ऑफ ओमेगा टी। अच्छा माइनस को अंदर ले लो तो दिस इज ओमेगा स्क्वायर ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई। तो ध्यान से देख लीजिए ये एक्सेलरेशन आ जाएगा, माइनस को अंदर लोगे तो बेसिक बात है पाई जोड़ना पड़ेगा। तो ध्यान से देखो कि ये ओमेगा टी प्लस पाई इसके फेज से पाई बाई टू फेज आगे है और एक्स के यानी डिस्प्लेसमेंट के फेज से पाई फेज आगे। तो इसको समझिएगा, ये सेम कॉन्सेप्ट आपके वेब में भी आता है। सुन लीजिएगा मेरी बात को ध्यान से, ये सेम कॉन्सेप्ट वेब में भी आता है, फेज का कॉन्सेप्ट वेब में भी आता है। तो बेटा ये जो साइन के अंदर की चीज होती है ना इसी को हम लोग फेज बोलते हैं, समझना। और कोई चीज कांस्टेंट रह जाएगी तो उसको फेज कांस्टेंट बोलेंगे। ठीक है, कल मैंने आपको एक बात जरूर बताई थी, याद होगा आपको, कि फेज कांस्टेंट जो होता है वो t इक्वल्स टू 0 की कंडीशन पे डिपेंड करता है। अगर आपको याद हो तो मैं एक बार फिर से आपको रिकॉल कराने की कोशिश कर रहा हूं कि याद कीजिए जब हम लोग उसका डेरिवेशन कर रहे थे, किसका डेरिवेशन कर रहे थे बेटा? x का डेरिवेशन कर रहे थे। तो याद करो यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 लिया था और x इक्वल्स टू x लिया था, मतलब कई लिया था, और यहाँ पे t इक्वल्स टू 0 की कंडीशन हम लोगों ने ये लगाई थी। और याद करो कि किसी यहाँ पे हम लोगों ने x इक्वल्स टू a ले लिया था, याद कीजिए अगर आपको याद होगा तो। समझ रहे मेरी बात को? तो इस तरीके से हम लोगों ने इन सब चीजों को किया था। और मैं बस आपको यही बोलूंगा कि इतना ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। चलिए ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आज हम लोग बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की। अभी इसको करेंगे ही, लेकिन आज हम लोग बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की। तो पहले ये क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो? पहले इस क्वेश्चन को ट्राई करो।
पहले मैं आप लोगों को टाइम पीरियड के बारे में बता देता हूं। पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको टाइम पीरियड के बारे में बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने x को देखा हो, x जो हमारा xt रिलेशन आया था, तो आप लोगों को याद रखिएगा, मैं एक बार लिख देता हूं। xt रिलेशन आया वो क्या आया, a साइन, अगर हम फेज कांस्टेंट को 0 मान ले, ओमेगा टी। vt रिलेशन क्या आया हुआ, v इक्वल्स टू a ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, वही कॉस लिखा है स्टाइल मार के भाई। एक्सेलरेशन क्या आया, a ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई, अगर आपको याद हो तो यहाँ माइनस को अंदर कर लिया। फिर वेलोसिटी x रिलेशन आया था, याद कीजिए, ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसी को हम लोगों ने इसके फॉर्म में लिखा था। उसके बाद याद कीजिए एक्सेलरेशन a स्क्वायर अपॉन ओमेगा की पावर 4 इंटू a स्क्वायर प्लस ऑफ v बाई ओमेगा a का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो ये सब सारे रिलेशन थे, और ऑब्वियस सी बात है 4 रिलेशन इधर हो गए, एक रिलेशन आपका हो गया कितना, a इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, 5वां रिलेशन ये हो गया। तो लॉजिकली आपके सारे रिलेशन मैंने लिख दिया, और कोई बच गया होगा तो देख लीजिएगा। ये सारे रिलेशन आपके याद होने चाहिए आपको। चलिए ठीक है, ये याद है। तो अब जैसे क्वेश्चन है आपका कि भैया टाइम पीरियड क्या होता है, तो टाइम पीरियड अगर याद होगा आप लोगों को, मैंने एक बात बताई थी कि उस टाइम पीरियड का मतलब होता है पर्टिकुलर टाइम के बाद वो चीजें दोहरानी चाहिए। मतलब एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम के बाद ये x की वैल्यू सेम हो जानी चाहिए, वेलोसिटी सेम हो जानी चाहिए, एक्सेलरेशन सेम हो जाना चाहिए, तो ये तीनों चीजें सेम हो जानी चाहिए। बार बार वही चीजों को रिपीट करें तो वही तो टाइम पीरियड है। तुम एक फिक्स टाइम के बाद वहीं पहुंच गए, मतलब आपकी पोजीशन सेम हो गई, आपका वेलोसिटी वही हो गया, आपका एक्सेलरेशन भी वही हो गया, सेम एक्सेलरेशन जो एक कुछ टी टाइम पहले था। तो अगर तुम इसको ध्यान से देखो, तीनों साइन का फंक्शन है। साइन जो होता है असल में एक, अगर आप ये देखो, पीरियोडिक फंक्शन होता है। तो मुझे लगता है 2 पाई के बाद, अगर तुम ध्यान से देखो तो 2 पाई के बाद फिर से वही x आएगा। अगर मेरा मतलब ये है, जब जब ओमेगा टी की वैल्यू 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई आएगी, तब तब आपका x भी a ये तीनों सेम आएगी। ध्यान से देखो, ये पूरा का पूरा ध्यान से देखो। इस केस में आप इसको साइन मान सकते हो ना, अगर तुम्हें इसके टर्म में नहीं समझ में आता है इसको कॉस मान लिया करो, दिस इज कॉस ऑफ ओमेगा टी। अगर तुम ध्यान से देखो, इस केस में आप बोल सकते हो कि ओमेगा टी की वैल्यू जब 2 पाई आएगी तब आपका वेलोसिटी सेम हो जाएगा। इसी तरीके से इस केस में माइनस ऑफ साइन मान लिया करो, तो कोई दिक्कत नहीं। ये मैंने बस आपको तरीका बताया सोचने का, आप इस तरीके से सोच सकते हो। मतलब t जब आपका ओमेगा टी 0 हो जाए तो जो x आ रहा होगा, फिर जाके जब ओमेगा टी की वैल्यू 2 पाई आ जाए तो फिर जो आपका वही सेम x आ रहा होगा। मतलब 0 से लेकर 2 पाई तक होने में ओमेगा टी को जितना टाइम लगा होगा वही तो आपका लॉजिकली क्या होगा, टाइम पीरियड होगा। तो मतलब मैं बोल सकता हूं कि देखो ना, 2 पाई का डिफरेंस है, 2 पाई, फिर यहां से देखोगे 4 पाई से 6 पाई में 2 पाई का डिफरेंस है। मतलब ओमेगा टी की वैल्यू 2 पाई जो होगी उस टाइम को हम लोग क्या बोलेंगे भैया, टाइम पीरियड बोलेंगे। इसलिए हम लोग उसको कैपिटल टी से दिखा रहे हैं। तो टाइम पीरियड की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई बाई ओमेगा। और ओमेगा क्या था भाई, ओमेगा अगर आपको याद हो तो दिस इज अंडर रूट ऑफ के बाई एम। अगर आपको याद हो तो ये मैंने ओमेगा की वैल्यू ले रखी थी। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद रखिएगा, 2 पाई बाई ओमेगा होता है, 2 पाई बाई ओमेगा। और ओमेगा क्या होता है भाई, अंडर रूट ऑफ के बाई एम। ठीक है, अब मैं इधर थोड़ा सा मिटा रहा हूं, ये छोटी छोटी चीजें, ये आप लोग बस देख लीजिए। अच्छा, अब देखो, अब कई लोग बोल रहे हैं कि सर ओमेगा क्या होता है। ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं, अगर तुम ध्यान से देखो तो अगर टाइम पीरियड आ गया, ध्यान से देखिए, एसएचएम का टाइम पीरियड हमेशा के लिए रट लीजिए 2 पाई बाई ओमेगा। 2 पाई बाई ओमेगा, या इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाई के, या बोल सकते हो टाइम पीरियड एसएचएम का। अच्छा, अब एक बात बताइए, अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, 1 अपॉन टाइम पीरियड। यानी फ्रीक्वेंसी को आप बोल सकते हो ओमेगा बाई 2 पाई। ध्यान से देखो, फ्रीक्वेंसी को आप बोल सकते हो 1 अपॉन टाइम पीरियड। मतलब फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कल मैंने आप लोगों को बताया था, एक मतलब कि ये समझो एक यूनिट ऑफ टाइम में कितना वो ऑक्सीलेशन कंप्लीट कर लिया। मतलब अगर तुम ध्यान से देखो कि 1 सेकंड में कितना ऑक्सीलेशन कंप्लीट किया, दैट इज फ्रीक्वेंसी। समझ रहे हो मेरी बात को। तो 1 अपॉन इतना,
अच्छा आप एक बात बताओ, ध्यान से सोच के बताना, अगर आपको फ्रीक्वेंसी पता चल गया तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या बोल सकते हो? ये ओमेगा जो होता है असल में एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ। अब ध्यान से देखना एफ क्या है, एक सेकंड में कितना चक्कर कंप्लीट किया, मतलब कितना ऑसिलेशन कंप्लीट किया। और ओमेगा क्या होता है असल में, ओमेगा होता है कि एक सेकंड में कितना एंगल घूम गया, डेट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। समझ रहे मेरी बात को, ये कितना एंगल घूम गया। अगर बोलूं कि मान लो सपोज करो कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी 10 है, सॉरी एफ की वैल्यू 10 है, मतलब किसी कोई एसएचएम का फ्रीक्वेंसी 10 होने का क्या मतलब है कि एक सेकंड में वो 10 ऑक्सीलेशन कंप्लीट किया होगा। तो 10 ऑक्सीलेशन कंप्लीट होने में बताओ, एक ऑक्सीलेशन अगर कंप्लीट होगा तो 2 पाई घूम गया होगा, और 10 ऑक्सीलेशन कंप्लीट होगा तो कितना हो जाएगा, सिंपल सी बात है 20 पाई घूम गया होगा। तो एक सेकेंड में कितना एंगल वो घूम गया होगा, अगर एंगल के टर्म में सोचा जाए तो डेट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ये बात आपको समझ में आएगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, ये बस एक टर्म है, फ्रीक्वेंसी क्या है, टाइम पीरियड क्या होता है, ये सब सारी चीजें हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, ये लॉजिकली आपको समझ में आएगा। अब ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए। ठीक है, आई होप ट्राई कर लिया आप लोगों ने। ए पार्टिकल स्टार्ट ए बाई 2, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए सबसे पहले आप इस तरह की क्वेश्चन बनाए कीजिए। देखो इसको फेजर से भी सॉल्व जरूर करते हैं, लेकिन फेजर अभी मैं इसके बाद बताऊंगा फेजर से किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। अभी मैं फेजर भी पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है, तो उसकी टेंशन मत लीजिए। तो देखो आपको जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए, पहला तो तरीका होता है ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू। कि ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखो। पहले में ये मीन पोजीशन हो गया 0, और ये प्लस है, ये माइनस है। आपको जैसे जैसे बोल रहा है क्वेश्चन में लिखते चले जाइए। ये डायग्राम बनाना तो जरूरी है, चाहे तुम फेजर से क्वेश्चन क्यों ना सॉल्व कर रहे हो, ये डायग्राम तो बनाना जरूरी है। अब देखो क्या बोला, ए पार्टिकल स्टार्ट ए बाई 2 फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड मूव टुवर्ड्स मीन पोजीशन। मतलब यहाँ से ए बाई टू प्लस ए बाई 2 हो गया ना, प्लस ए बाई 2 मतलब इस तरफ, और टुवर्ड्स मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है, मतलब ये इस तरफ आ रहा है। ध्यान से देखिए, तो बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ एसएचएम if the amplitude of SHM is capital A, also find the time when it first time goes into negative extreme position। इस वाले पोजीशन पे जब यहाँ से ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक आएगा तो इसको कितना टाइम लगेगा। अगर टाइम पीरियड आपको T दे रखा है इस SHM का, तो T के टर्म में आपको बताना। समझ रहे हो मेरी बात को, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो दो क्वेश्चन है, पहला तो आपको SHM का इक्वेशन बताना है। तो पहला तुम ध्यान से अगर तुम देखो तो एसएचएम की एक जनरल इक्वेशन क्या होती है, अगर तुम ध्यान से देखो तो एसएचएम का जनरल इक्वेशन क्या होता है, हम ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। वो होता है x = a sin ऑफ ओमेगा t प्लस फाई। अगर तुम ध्यान से देखो यही जनरल इक्वेशन होता है, और फाई जो होता है वो इनिशियल कंडीशन पे डिपेंड करता है, t = 0 पे। ये आपको दे रखा है कि t = 0 पे पार्टिकल में यहाँ पे था, ठीक है, और मीन पोजीशन की तरफ आ रहा था। t = 0 पुट कर लीजिए और x की वैल्यू पुट कीजिए। तो दिस इज a बाई 2 और दिस इज a ऑफ साइन ऑफ t की वैल्यू 0 पुट कीजिएगा तो दिस इज फाई। तो ध्यान से देखिए साइन फाई की जो वैल्यू आई यहाँ से, अगर तुम ध्यान से देखो तो साइन फाई इज इक्वल्स टू हाफ। अब ये साइन फाई हाफ तो है, अगर मैं ध्यान से देखो तो साइन का ग्राफ ऐसे बनता है। अगर तुम ध्यान से देखो तो साइन का ग्राफ ऐसे बनता है, तो साइन का ग्राफ में हाफ, तो ये आपका हो गया, ये अगर तुम ध्यान से देखो तो ये एंगल वाला होता है, ये थीटा होता है, ये एक्स होता है। अगर तुम ध्यान से देखो ये, ठीक है, तो ये हो गया हाफ। तो हाफ यहाँ पे भी आ सकता है, अगर तुम ध्यान से देखो हॉरिजॉन्टल एक एक्सिस की से हाफ यहाँ भी आ सकता है, हाफ यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में, अगर ये वाला एंगल देखो तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अच्छा हाफ कितने के लिए होता है, आई थिंक 30 डिग्री के लिए होता है। हाँ, हाफ 30 डिग्री के लिए होता है, मतलब ये आपका π/12 है और ये है आपका π-π/12। समझ लो, जनरली जो हम लोग फाई लेते हैं ना वो 0 से 2 पाई के बीच में रहता है। लेकिन अगर मान लीजिए, सपोज कर लीजिए कि कभी कभी आपका जो आंसर है वो -π के रूप में भी दे सकता है, तो आप +-2 पाई करके देख लीजिए। आप कोशिश कीजिए 0 से 2 पाई के बीच में फाई को लिखने का। अरे फाई कुछ भी लिख सकते हो, समझ रहे हो मेरी बात को, क्योंकि साइन तो एक तरह का पीरियोडिक फंक्शन है। तो
बहुत सारे एंगल के लिए तो हाफ हो सकता है ना साइन फाई की वैल्यू, समझ रहे हो मेरी बात को। तो लेकिन मुझे दो आंसर मिला कि या तो अगर मैं 0 से पाई तक को कंसीडर करूं, अगर मैं फाई की वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में लिखूं तो साइन हाफ के लिए, जो साइन फाई इज इक्वल्स टू हाफ के लिए दो एंगल मुझे मिल रहे हैं। दो एंगल मुझे कौन कौन से मिल रहे हैं, पहला तो मिल रहा है ध्यान से देखो π/12 और दूसरा मिल रहा है π-π/12। अब इन दोनों में से कौन सा लूं, वो कौन डिसाइड करेगा, ये कौन डिसाइड करेगा भाई, वो डिसाइड करेगा वेलोसिटी। तो ध्यान से देखो वेलोसिटी क्या दे रखा है, वेलोसिटी अगर मैं इसका ध्यान से दिखना चाहूं वो लिखूंगा ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई, यही तो लिखूंगा मैं। अगर तुम ध्यान से देखो तो वेलोसिटी यही होगा। टी इज इक्वल्स टू 0 पे अगर तुम ध्यान से देखो वेलोसिटी नेगेटिव है, अगर तुम ध्यान से देखो टी इज इक्वल्स टू 0 पे वेलोसिटी इज इक्वल्स टू नेगेटिव। अगर तुम लॉजिकली सोचो तो वेलोसिटी नेगेटिव है, अरे वेलोसिटी तुम्हारा -x की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब वेलोसिटी नेगेटिव होगा। तो अच्छा एक बात बताओ, यानी v इज इक्वल्स टू अगर होगा, अगर तुम ध्यान से देखो t इज इक्वल्स टू 0 पे वो होगा a ओमेगा cos फाई। तो मतलब इसका मतलब cos फाई की वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए। cos फाई की वैल्यू बताओ फर्स्ट क्वाड्रेंट में नेगेटिव आती है या सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव आती है, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव आती है। इसका मतलब मुझे एंगल लेना पड़ेगा π-π/12। तो फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, फाई की वैल्यू हो जाएगी π-π/12। सपोज करो कि आपको आंसर में ये नहीं दे रखा हो, सपोज करो कि एसएचएम का इक्वेशन आपसे पूछा लेकिन वो ऐसा नहीं दे रखा, वो कुछ और दे रखा हो, तो हमारा आंसर तो असल में हम लोगों ने ये निकाल रखा ओमेगा टी प्लस और फाई के जगह हम लोग लिख लेते हैं, फाई के जगह लिख लेते हैं कि π-π/12, जो भी आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो अगर आपका आंसर नहीं मिल रहा हो तो आप कोशिश कीजिए या तो +2 या -2 पाई कर दीजिए, साइन के अंदर +2 पाई कीजिए या -2 पाई कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो या तो आप -2 पाई कर दीजिए अंदर में, तो हो सकता है आपका आंसर मिल जाए। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो आपका π/6 होगा। अच्छा π/6 होगा क्या, अरे 0 हाफ जो होता है ना, अरे साइन हाफ की वैल्यू कितना होगा, अगर तुम ध्यान से देखो तो साइन फाई इज इक्वल्स टू हाफ 60 डिग्री के लिए होता है ना, साइन फाई इज इक्वल्स साइन थीटा इज इक्वल्स टू हाफ कितने डिग्री के लिए होता है, 30 डिग्री के लिए होता है ना। तो 30 तो π/12 होता है ना, देख लेना भाई जो भी है, π/12 होगा या π/6 होगा वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। अरे साइन थीटा इज इक्वल्स टू हाफ 30 डिग्री के लिए होता है ना, और 30 डिग्री को हम लोग π/6 बोलते हैं। चलो जो भी है, चलो ठीक है। अच्छा हाँ π/6 ही होगा, सही है, सही है, तुम लोग सही है, π/6 होगा, π/6 होगा, तो π-π/6 सही है, सही है। ठीक है, ठीक है, π/6। तो ध्यान से देखिएगा इस तरीके से हम लोग करते हैं, ठीक है। आज अब बताओ ये वाला क्वेश्चन कैसे करोगे कि टाइम व्हेन इट फर्स्ट टाइम गोज एक्सट्रीम पोजीशन। ये समझ में आया आपको कि ये आ जाएगा। अगर इसमें भी आपको आंसर ना दिखे ना तो आप ऐसा कर लिया कीजिएगा कि -2 पाई घटा दिया कीजिएगा। चलो ठीक है, ये तो मेरा हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक की हेल्प से इसको सॉल्व करना। एक ही क्वेश्चन बताया हूं बेटा, एक ही क्वेश्चन बताया हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा। देखो मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं। पहले तो साइन एक जनरल इक्वेशन एसएचएम का लिख लीजिए ओमेगा टी प्लस फाई के रूप में। अब जनरल इक्वेशन लिखने के बाद t इक्वल्स टू 0 की कंडीशन निकाल दीजिए, तो साइन फाई की दो वैल्यूज आएगी 0 से 2 पाई के बीच में। ध्यान से सुनना, 0 से 2 पाई के बीच में साइन फाई की मतलब उस एंगल की दो वैल्यू आएगी। अब उसमें से कौन से लेना है वो डिसाइड करेगा कौन, वो डिसाइड करेगा वेलोसिटी। तो देखो यहाँ पे वेलोसिटी नेगेटिव है, तो सिंपल सी बात है, आप देख लीजिए कौन से एंगल के लिए वेलोसिटी आपकी नेगेटिव में आएगी, यानी cos फाई की वैल्यू नेगेटिव में आएगी। मुझे पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो cos फाई पॉजिटिव होता है, तो सिंपल सी बात है सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, तो इसलिए मैंने ये वाला एंगल लिया। चलो ठीक है, इसमें इतना माता बच्ची वाली बात है ही नहीं जो आपको समझ में ना आए, नहीं आए तो बाद में फिर आप इसको पीछे जाके देख लीजिएगा दोबारा से। अब दूसरा मेरा बोल रहा ऑल्सो फाइंड द टाइम व्हेन द
फर्स्ट टाइम इज गो थ्रू एक्सट्रीम पोजीशन। पहले कहाँ पे था, अगर तुम इसको ध्यान से देखो तो इसको फेजर से करना ज्यादा आसान होता है, लेकिन फिर भी मैं इसको बता रहा हूँ। ध्यान से देखो, ये 0 है और ये कितना दे रखा है, अगर तुम ध्यान से देखो a/2 पे है, सॉरी a/2 पे है। अब इसको कहाँ जाना है, -a पे जाना है। तो ध्यान से देखो, क्या तुम ये बता सकते हो यहाँ का फेज लिख सकते हो क्या? तुम्हें एसएचएम का इक्वेशन मिल चुका है। एसएचएम का इक्वेशन है a sin ऑफ ओमेगा टी प्लस ऑफ पाई माइनस π/6। ठीक है, ये आपको दे रखा है, ये x की वैल्यू दे रखी है। अब ध्यान से देखो, t = 0 पे आपका x था, ध्यान से देखो a sin ऑफ पाई माइनस π/6। अगर तुम ध्यान से देखो t = मान लेते हैं t1 पे, ये आपका x दे रखा है, x कितना दे रखा है, माइनस है। ध्यान से देखो x दे रखा है माइनस है। ये मैं ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से आपको बता रहा हूँ, ऐसे आप सोच सकते हो, फेजर से ज्यादा आसान हो जाता है। -a दे रखा है, दिस इज a ऑफ साइन ऑफ, ये लिखोगे ओमेगा इंटू t1 प्लस ऑफ पाई माइनस π/6। तो ध्यान से देखिए कि आप इसके आगे इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ध्यान से देखो, अच्छा ये t = 0 पे x की वैल्यू कितनी दे रखी थी, x की वैल्यू आपको दे रखी थी, ध्यान से देखो x की वैल्यू दे रखी थी a/2। इन दोनों को डिवाइड करके देख लीजिए, तो क्या हम लोग इससे कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं? ध्यान से देखो तो यहाँ से कंक्लूजन निकाला जा सकता है। क्या कंक्लूजन निकाला जा सकता है? आप यहाँ से t1 की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। t1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देख लीजिए कि यहाँ पे जो आपकी वैल्यू आएगी, अगर तुम इसी को लॉजिकली सोचोगे तो पहले एक बात बताना, जब इसको करोगे तो आपको ये आ जाएगा साइन ऑफ ओमेगा t1 प्लस ऑफ 5π/6 इज इक्वल्स टू -1। तो एक बात बताओ, साइन थीटा इज इक्वल्स टू सम, उसका एक जनरल इक्वेशन आप लिख सकते हो क्या? याद कीजिए कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 या -1, इसके लिए आप थीटा इज इक्वल्स टू कुछ n पाई प्लस माइनस समथिंग लिखते हो ना, समझ रहे हो मेरी बात को? थीटा इज इक्वल टू सम लिखते हो तो इसके लिए इसका जनरल फॉर्म लिखोगे। तो पहली बार -1 कब आएगा, ध्यान से सुनो, पहली बार -1 कब आएगा, जब पाई होगा। सिंपल सी बात है, पहली बार साइन थीटा -1 कब आता है, पाई के लिए, तो उसको पाई मान के t1 की वैल्यू निकाल लीजिए, तो आपसे इससे आपका आंसर हो जाएगा। पहली बार पूछा है ना, ये तो 1000 बार यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा, फिर ये घूमेगा, फिर ये यहाँ से आएगा, तो पहली बार इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा? तो माइनस साइन ओमेगा t1 प्लस 5π/6 इज इक्वल टू -1, तो ओमेगा t प्लस 5π/6 की वैल्यू पाई हो जाएगी, वहां से आपका t1 की वैल्यू आ जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, तो ये आपका तरीका हो गया, इससे आप सॉल्व कर सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं फेजर की। फेजर कुछ होता नहीं है, तो हम लोग फेजर की बात करते हैं। तो फेजर, इसमें थोड़ा बहुत मैंने थ्योरी दे रखी है, इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना होगा तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, लेकिन मेनली मैं फेजर की इसलिए बात करूंगा। फेजर इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि कई बार क्वेश्चंस को ये आसान कर देता है। तो देखो फेजर क्या कहता है, अगर तुम लॉजिकली सोचो, फेजर ये कहता है, अगर हम ये मान लो कि एक एसएचएम का इक्वेशन ये आपको दे रखा है, x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस पाई आपको दे रखा है, सपोज दैट ये दे रखा है। तो फेजर ये कहता है कि आप ऐसा करो, एक सर्कुलर मोशन मानो, एक सर्कुलर मोशन को आप इस तरीके से मानो, एक सर्कुलर मोशन को मानो जिसमें कि एक सर्कुलर मोशन मानो जो कि एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे करके घूम रहा हो एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट इस तरीके से घूम रहा है, इसका रेडियस जो है एक एसएचएम के एम्पलीट्यूड के बराबर है। मतलब जो आपका एसएचएम का एम्पलीट्यूड है वो इसका भी एम्पलीट्यूड हो जाना चाहिए, मतलब इसका भी एम्पलीट्यूड क्या बोलते हो, इस सर्कुलर मोशन का जो रेडियस हो वो इसका एम्पलीट्यूड के बराबर हो। उसके बाद अगर आपको ये पता करना है कि ये सर्कुलर मोशन कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो उसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, आप ये देख लीजिए कि t=0 पे किस तरह एसएचएम में कहाँ पे था पोजीशन। मतलब ये पहले ये देख लो, अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज, अगर जो एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम आपका दे रखा है उसको कंसीडर करते हुए आप एक सर्कुलर मोशन मानो, और एसएचएम का जो ओमेगा होता है उसको आप एंगुलर वेलोसिटी मानते हुए एक सर्कुलर मोशन मानो। मतलब एक ऐसा सर्कुलर मोशन जिसका रेडियस एसएचएम के एम्पलीट्यूड के बराबर है,
जिसका एंगुलर वेलोसिटी एसएचएम के एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बराबर है और वो क्लॉकवाइज सेंस में रोटेशन कर रहा है, तो उसका जो पोजीशन का मतलब उसका जो मतलब ऑब्वियस सी बात है, उसका कुछ पोजीशन आएगा, सिंपल सी बात है, इसका कुछ पोजीशन जो आएगा, इसका एक्स प्रोजेक्शन जो होगा वो एसएचएम बताएगा। मतलब अगर तुम ध्यान से देखो तो T हम लोग जितने भी एंगल मापते हैं वो वर्टिकल एक्सिस से मापते हैं। तो ये हमारा वर्टिकल एक्सिस है। इस वर्टिकल एक्सिस पे अगर तुम ध्यान से देखो तो अगर ओमेगा फाई की वैल्यू 0 होती तो मेरा मतलब मेरा यहाँ से एंगल मापता तो ये 0 हो जाता। लेकिन देखो T 0 पे एंगल फाई है तो ये आपका हो गया एंगल फाई। तो ये आपका हो गया T 0 की कंडीशन। अब वो डिपेंड करता है आपका पार्टिकल ओरिजिन की तरफ आ रहा है और ये जो सर्कल का सेंटर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन मान लेते हैं। मतलब 3-4 चीजें हैं। एज्यूम द सेंटर ऑफ सर्कल एज अ मीन पोजीशन, रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन इज इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम, एज्यूम क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन, देखो हम लोग क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन, टेक इनिशियल फेज कांस्टेंट फ्रॉम वर्टिकल टॉपमोस्ट पोजीशन ऑफ द सर्कुलर मोशन। समझ रहे हो मेरी बात को? इस तरीके से ये छोटी छोटी चीजें आपको माननी है। एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मान लो रोटेशन को, एंगल जो इनिशियल कंडीशन जो आपको माननी है, इनिशियली हमारा कहाँ से सर्कुलर मोशन प्रेजेंट हो रहा था तो उसको आपको कहाँ से मानना है, वो आपको मानना है कि टॉप मोस्ट पोजीशन, जैसे ये टॉप मोस्ट पोजीशन है वहां से कितने एंगल आगे। समझ रहे हो मेरी बात को? असल में जो ये ट्रिक मानने का तरीका है, इसमें आप ये मान सकते हो कि एसएचएम में असल में जो एंगल जो होता है ना वो सर्कुलर मोशन करता है। आप इस तरीके से सोचना कि पोजीशन का जो इसका फेज होता है ना वो असल में सर्कुलर मोशन कर रहा है। अगर हम ये मान ले कि इसका जो फेज है वो पर्टिकुलर ओमेगा के साथ घूम रहा हो तो वो असल में सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो अगर ये T 0 पे है, T पे ये कितना घूम जाएगा और ये ओमेगा से घूम रहा है तो लॉजिकली सोचो दिस इज ओमेगा टी। और ये T 0 पे ये अगर पार्टिकल अगर एंगुलर ये अगर सर्कुलर मोशन कर रहा था तो T पे बताओ ये कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा। तो इसका एक्स प्रोजेक्शन देखो तो इसका एक्स प्रोजेक्शन ये वाला होगा। अगर इसका एक्स प्रोजेक्शन देखो तो ये ओवरऑल एंगल कितना हो गया, ये हो गया, ध्यान से देखो तो ओमेगा टी प्लस फाइव। तो इसका एक्स प्रोजेक्शन कितना आ जाएगा अगर तुम ध्यान से देखो तो दिस इज ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव ही आएगा और वाई प्रोजेक्शन ऑब्वियस ही बात है ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो मतलब मैंने क्या बोला कि ये जो घूम रहा है ना इसका पोजीशन का एक्स प्रोजेक्शन निकाल लो। इसका जो एक्स प्रोजेक्शन आया होगा, सिंपल सी बात है, वो आपको एसएचएम के बारे में बताएगा। तो याद रखिएगा इसका एक्स प्रोजेक्शन जो है असल में एसएचएम बताता है। इसी तरीके से इसका वेलोसिटी कितना होगा, ओमेगा ए होगा। तो इसकी वेलोसिटी का भी एक्स प्रोजेक्शन निकाल लो, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट निकाल लो या एक्स डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल लो, वो आपका वेलोसिटी का एसएचएम बताएगा। समझ रहे हो? वेलोसिटी एसएचएम में जो वेलोसिटी होता है ना उसको बताएगा। इसी तरीके से इसके एक्सेलरेशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल लो। ऑब्वियस सी बात है इसका एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन पे होगा, इस तरफ डायरेक्शन पे होगा। समझ रहे हो ना? सर्कल की तरफ होगा और वो क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर इनटू ए। इसका एक्स प्रोजेक्शन निकाल लो यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल लो, वो किसको बताएगा, वो आपको बताएगा एक्सेलरेशन को। तो समझिएगा ऐसा नहीं है कि ओनली इसका पोजीशन का आप एक्स प्रोजेक्शन निकाल लो तो वो एसएचएम को बता रहा है। वेलोसिटी का भी एक्स प्रोजेक्शन निकाल लो तो वेलोसिटी ऑफ एसएचएम बता देगा। इसी तरीके से इस मतलब क्या बोलते हो सर्कुलर मोशन का जो में जो फोर्स लग रहा होगा सेंटर की ओर, उस फोर्स का या एक्सेलरेशन का आप एक्स प्रोजेक्शन निकाल लो तो आपको किसके बारे में पता चल जाएगा, एसएचएम के एक्सेलरेशन के बारे में। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये मोटा मोटा चीजें हैं। अब इसी की हेल्प से हम लोग सारे क्वेश्चंस को करते हैं। तो इनिशियल कंडीशन कहाँ से मानना है, इस वर्टिकल एक्सिस से फाई एंगल कितना हुआ उसके बेसिस पे आपको मानना है। तो ध्यान से देखिए, अगर मुझे मैं अब जहां तक बात है क्वेश्चन पे चलता हूँ तो क्वेश्चन देखता हूँ, ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपको ये दे रखा, अब पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम, ध्यान से देखो, अब पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम, क्वेश्चन के थ्रू ही हम लोग समझते हैं, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम एक्स इज इक्वल्स टू माइनस रूट 3/2 इंटू ए एंड मूव टुवर्ड्स नेगेटिव एक्सट्रीम एज शोन इन फिगर। देखिए ये दे रखा है कि इस तरीके से आपको फिगर बना के देखा, ये फिगर आपको नहीं दे रखा होता
तो आपको ये फिगर खुद से बनाना पड़ता है। ध्यान से सुनना सर, वेलोसिटी का एक्स प्रोजेक्शन शो करके दिखाइए प्लीज। बेटा इसमें क्या मैं बताऊं, अगर मैं इतना डिटेल में जाऊंगा तो सिंपल सी बात है, आप एक बार करके देखिएगा। अरे करके देखना यार, मैंने क्या बोला है, उसकी एक्स प्रोजेक्शन आप लोग करके देखिएगा, वो आपको समझ में आ जाएगा। वेलोसिटी कैसे है, अगर तुम ध्यान से देखो तो वेलोसिटी ऐसे है ना, ये एंगल आपको पता है ओमेगा टी प्लस फाई है, तो आप लॉजिकली सोचना ये एंगल 90-90 होता है, तो फिर करके देख लेना ये कितना एंगल हो जाएगा, ये आप देख लोगे, फिर ये कितना एंगल हो जाएगा, फिर इसके दो प्रोजेक्शन आ जाएंगे, तो करके ऑलमोस्ट बता ही दिया मैंने। ठीक है, चलिए प्लीज कर लीजिएगा, कुछ चीजें खुद से भी कर लिया कीजिए, मैं बताऊंगा तो बात अलग होगी। मैंने बस बता दिया ना, इतना आपको बता दिया ना कि वेलोसिटी का भी अगर आप एक्स प्रोजेक्शन ओमेगा ए होगा, सॉरी वेलोसिटी ओमेगा ए होगा, तो वेलोसिटी का एक्स प्रोजेक्शन निकालिएगा, वो भी वही बताएगा। क्या है कि बेटा सारी चीजें कराऊंगा, क्यों टेंशन ले रहे हो, सारी चीजें कराऊंगा, ठीक है सारी चीजें कराऊंगा, टेंशन मत लो। पहले ये वाला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, ध्यान से देखो, यही मैं देख रहा हूं, ये प्लस ए है, ये माइनस ए है, ठीक है, ये जीरो। अब बोल रहा है कि हमारा t इक्वल्स टू 0 को जो पार्टिकल था वो -3a/2 पे था, वो एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रहा था, तो इसका एसएचएम का इक्वेशन निकालना। तो देखो हम लोग इसके हेल्प से, फेजर की हेल्प से कैसे निकालेंगे, तो फेजर की हेल्प से जब भी आपको बोले तो आप क्या करो, एक सर्कल बना लिया करो, एक सर्कल बना लिया, अब इसको इस तरीके से बना लिया करो। जब भी इस तरीके से बोले फेजर से आप इस तरीके से बनाया करो। सबसे पहले तो मैं आपको बोलूंगा ये बनाया करो। अब देखो ये प्लस ए है और ये माइनस है, ध्यान से देखो, और ये जीरो है, यानी ये पूरी लाइन जो है मीन पोजीशन। अब इनिशियल फेज जो हम लोग एंगल मापते हैं, इनिशियल फेज का जो एंगल मापते हैं वो कहाँ से मापते हैं भैया, अच्छा पार्टिकल मेरा कहाँ है, अगर तुम ध्यान से देखो तो वो दे रखा है -3a/2 पे, और वो ऐसे जा रहा है, तो अगर तुम ध्यान से देखो तो ये कहीं है, यहाँ पे आएगा, ये पूरी लाइन मीन पोजीशन को दिखा रहा है, ये पूरी लाइन मीन पोजीशन को दिखा रहा है। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये एक्सट्रीम पोजीशन पे जा रहा है, मतलब अगर तुम लॉजिकली सोच के बताना ये वाला पॉइंट लेंगे या ये वाला पॉइंट लेंगे, तुम यहाँ पे देख सकते हो एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रहे हैं। अगर सेंस ऑफ रोटेशन आप ऐसे करके माने हो तो ध्यान से देखना, अगर तुम ये वाला पॉइंट मानोगे ये तो एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रहा है, लेकिन इस वाले पॉइंट के हिसाब से ये इस पॉइंट की तरफ आ रहा है, मतलब मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है। लेकिन आपका पार्टिकल जो एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रहा है, तो सिंपल सी बात है आपको ये वाला पॉइंट कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि सेंस ऑफ रोटेशन के हिसाब से देखो तो ये ऐसे आएगा, फिर ये यहाँ पहुंचेगा, यहाँ जैसे पहुंचेगा, यहाँ से यहाँ पहुंचेगा, तो सिंपल सी बात है एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाएगा। मतलब आपका जो एसएचएम का इनिशियल फेज होगा, मतलब t इक्वल्स टू 0 की जो कंडीशन होगी वो ये होगी। अब ये पूरा का पूरा जो एंगल होगा ना, ये पूरा का पूरा एंगल यही आपका फाई होगा। याद करो मैंने बोला था कि t इक्वल्स टू 0 पे इस वाले वर्टिकल वाले से जो एंगल बन रहा होगा वही फाई होगा। तो ये एंगल आप निकाल सकते हो क्या, अगर आपको पता है, ध्यान से देखना इसको कैसे निकालेंगे। अगर तुमको ये पता है कि ये वाली डिस्टेंस √3a/2 है, ये वाली कितनी है √3/2 है, तो क्या हम लोग ये वाला एंगल निकाल सकते हैं। अगर ये वाला एंगल निकल गया तो ये तो पूरा का पूरा 180 है ना भाई। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये आपको ये कितना दे रखा है √3/2, और √3/2 इंटू ए दे रखा है, और ये ए दे रखा है, तो ध्यान से देखो ये वाला एंगल निकल जाएगा। बताइए ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा। बताइए ये वाला एंगल कितना होगा, बताइए। मुझे लगता है 60 डिग्री होगा, सही है क्या, बताओ 60 डिग्री होगा कि नहीं होगा। 60 डिग्री होगा, अरे भाई 60 डिग्री होगा कि नहीं होगा, सिंपल सी बात है, ये एंगल 60 डिग्री होगा, तो ये कितना हो जाएगा 180 + 60, मतलब आपका जो एसएचएम का इक्वेशन हो गया वो हो गया a sin ऑफ ओमेगा टी प्लस ऑफ, ध्यान से देखो, पाई प्लस π/3, यही होगा आई थिंक, समझ रहे हो। अरे 60 को π/3 बोल दिया तो ये तो पूरा पाई हो गया, ये देखो ना पूरा पाई हो गया, और ये कितना हो गया π/3, यही हो गया। अगर आपको ये आंसर में ये नहीं दे रखा है तो इसमें इस एंगल में से -2π कर दो, हो सकता है आपका आंसर उसमें दे रखा।
समझ रहे हो मेरी बात को? तो पाई प्लस पाई बाई टी इनिशियल फेज ये पूरा एंगल होगा, ये बात याद रखना, पाई बाई थ्री मत मान लेना, ये पूरा एंगल होगा, क्योंकि एंगल जो होता है हम इस वाले से मापते हैं। तो आपका एसएचएम का इक्वेशन ये हो गया। समझ रहे मेरी बात को? 4 पाई बाई 3, हाँ जो भी है 4 पाई बाई 3, समझ में आए? अब उस तरीके से भी करके देखना जो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू आपको करने के लिए बोला था, बताया था, उस तरीके से भी करके देखना, आंसर यही है। एंगल जो होता है हम लोग इनिशियल एंगल वो यहां से मापते हैं, बात याद रखिएगा, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है? अब आपसे पूछा है कि नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे जाने पे कितना टाइम लगा। तो ध्यान से देखो, इसको सर्कुलर मोशन से आप सॉल्व कर सकते हो। समझ रहे हो? इसको सर्कुलर मोशन से कैसे सॉल्व कर सकते हो? पहले ये कितने एंगल पे था? 4 पाई बाई 3। अब ये कितना एंगल यहां तक पहुंच चुका है? ध्यान से देखो, यहां से लेके यहां तक का कितना एंगल है? अगर तुम देखो यहां से पार्टिकल यहां पहुंचना चाह रहा है तो इसमें कितना एंगल घुमा होगा? मुझे लगता है 30 डिग्री एंगल घुमा होगा। तो ध्यान से देखो, सर्कुलर मोशन के हिसाब से सोचो ना, पार्टिकल यहां से यहां गया तो कितना एंगल घूम लिया भैया? 30 डिग्री एंगल घूमा। तो 30 डिग्री एंगल घूमा तो अब बताइए कि थीटा इज इक्वल्स टू आप लिखते हो ओमेगा टी। ध्यान से देखना, थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी। तो ध्यान से देखो, थीटा कितना है भैया? पाई बाई 6 है, और ओमेगा को कितना लिख सकते हो? ध्यान से देखो, अभी हम लोग ने बात की थी, ओमेगा को लिख सकता हूं, ओमेगा को लिख सकता हूं 2 पाई बाई टी। टी इज इक्वल्स टू, देखो ना, टी इज इक्वल्स टू होता है 2 पाई बाई ओमेगा, तो ओमेगा को लिख सकता हूं 2 पाई बाई टी इंटू टी। तो ध्यान से देखो, टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? टी बाई 12, टी बाई 12, ठीक है। तो ये हो जाएगा टी बाई 12। तो ये बताओ कितने लोगों को समझ में आया? समझ रहे हो मेरी बात को? तो आपका आंसर ये मैंने ऑलरेडी दे रखा है कि पहला का इक्वेशन ये हो जाएगा। देखो ये इक्वेशन सही हुआ, मैंने जो आपको कराया। दूसरा आपको पाई बाई 12 आपको आंसर दे रखा। तीसरा का आंसर पाई बाई 3 है। फाइंड द टाइम टू टेक द पार्टिकल टू रीच मीन पोजीशन। अब आपसे पूछा क्या है? ध्यान से देखो, अगर आपसे अब आपसे पूछा क्या है, देखो अगर मैं ध्यान से देखूं तो पार्टिकल मेरा ऐसे करके था, पहले आपका इनिशियली टी इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल यहाँ पे था। अब आपको बोल रहा है मीन पोजीशन में पहुंचने में कितना टाइम लगा? मीन पोजीशन में पहुंचने का मतलब है यहाँ पहुंचना, क्योंकि ये पूरी लाइन मीन पोजीशन को दिखाता है और ये एक्सट्रीम नेगेटिव पॉइंट को दिखाता है और ये ए प्लस को दिखाता है। आपको बोला क्या? मीन पोजीशन पे पहुंचना है, और ये तो 30 डिग्री एंगल था, यानी ये यहाँ से यहाँ पहुंचना चाह रहा है। तो पूरा का पूरा कितना एंगल घूम गया? तो ये 30 प्लस 90 यानी 120 एंगल घूमा है। समझ रहे हो मेरी बात को? 120 एंगल घूम गया। तो मतलब मैं क्या बोलूंगा, वही चीज सर्कुलर मोशन में अगर तुम जानते ही हो ओमेगा से अगर घूम रहा है तो थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी लिखते हो। तो ये कितना हो गया भैया? ये हो गया 120। अच्छा इसको कितना लिख सकते हो? 360 बाई टी लिख सकते हो इंटू टी। अरे 2 पाई के टर्म में भी लिख सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो? तो यहाँ से आपको टी की वैल्यू आ जाएगी। ध्यान से देखिए, जो टी की वैल्यू आएगी वो कैपिटल टी बाई 3 आ जाएगी। सर्कुलर मोशन के हिसाब से कर लो। अगर तुम ध्यान से देखो, यहां से यहां तक आप पार्टिकल को जाने में अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो कितना एंगल घुमा? ये 120 एंगल घुमा है। मीन पोजीशन का मतलब है इस वाली लाइन पे आ जाना। तो इस वाले लाइन पे आ जाना तो सिंपल सी बात है कि कितना एंगल घूम गया है? 120। थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी से कर लिए तो यहाँ से आपका हो जाए। समझ रहे हो? हाँ बेटा दिख गया है, ये बात आपको समझ में आई? तो ये जो 3 क्वेश्चन है प्लीज बेटा इसको अच्छे से समझिएगा। बस मैं एक ही क्वेश्चन करा रहा हूँ, बाकी आपको ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। ये अगर आपको समझ में आया है तो अब हम 2 पार्ट और करेंगे, जिसमें कि ये दोनों पार्ट एक बार ट्राई कीजिए। मैं तब तक बैटरी चेंज कर देता हूं, तब तक आप लोग ये दोनों क्वेश्चन ट्राई कीजिए।
ठीक है, टू पार्टिकल अंडरगोज SHM along a parallel line with the same time period t and equal amplitude. A particle at instant a particle चले ठीक है। अब दे रखा है दो पार्टिकल है जो कि SHM कर रहा है। ध्यान से देखिए, आपको फिगर में ही बना के दे रखा है पैरेलल पाथ में, और दोनों का इक्वल एम्पलीट्यूड है। एक देखिए, एक इंस्टेंट पे एक जो पार्टिकल था वो था एक एक्सट्रीम पोजीशन पे, वाइल अदर इज इट्स मीन पोजीशन। ठीक है, एक एक्सट्रीम पोजीशन पे था, मीन पोजीशन की तरफ आ रहा था, और एक आपका यहाँ पे था। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो आपसे पूछ रहा है कि दोनों कब एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। टू पार्टिकल्स अंडरगोज SHM along a parallel line with the same time period and the equal amplitude at a particular instant, one particle is extreme position while other is its mean position, and they are moving in same direction. They will cross each other after a further time. मतलब ये बोल रहा है, ध्यान से सुनना, इस तरह के क्वेश्चंस के लिए क्या करेंगे, ध्यान से सुनो। हम इसमें भी इसी तरीके से एक आप लोग इस तरीके से गोला बना लिया करो। ठीक है, ये माइनस से प्लस से बोल रहा है हमारा जो एक पार्टिकल है, ध्यान से सुनना, एक पार्टिकल जो है हमारा वो एक एक्सट्रीम पोजीशन पे और एक मीन पोजीशन पे। तो मान लो ये दोनों ऐसा ही होगा और दोनों का डायरेक्शन सेम है। अगर तुम ध्यान से देखो, दोनों का मूव करने का डायरेक्शन सेम है। मतलब अगर ये एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा तो ये इस डायरेक्शन पे जा रहा, अगर ये यहाँ पे होगा तो सिंपल सी बात है इधर जा रहा। तो एक बात बताओ, इसका इनिशियल फेज कितना हो गया? इसका इनिशियल फेज हो गया 90 और इसका इनिशियल फेज हो गया 180। तो दोनों के बीच का फेज डिफरेंस जो है असल में वो कितना है? अगर तुम लॉजिकली सोचो तो दोनों के बीच का फेज डिफरेंस है 90। कितना है भाई? 90 है। अब मुझे एक बात लग रही है, ध्यान से सुनिएगा, अगर मुझे एक बात लग रही है, ये घूम के इधर आएगा, साथ साथ ये आगे निकलेगा, तो मुझे लगता है जब दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट सेम हो जाएगा तभी दोनों मिले होंगे। लॉजिकली सोच के बताना ये क्या होगा। ये अब ध्यान से देखना, ये इस तरफ आएगा मतलब ये इधर इधर जाएगा, और ये क्या होगा? इधर आगे निकलेगा। तो मुझे लगता है इन दोनों के बीच में ये इधर आ रहा होगा, ये फिर इधर जाएगा, ये घूम के आएगा, तो इन दोनों के बीच में कहीं मिलेगा। मतलब ये वाला पार्टिकल, अगर तुम देखो ये वाला पार्टिकल घूम के कहीं ना कहीं यहाँ आ चुका है। इसको मैं 1 बोल रहा हूँ, इसको 2 बोल रहा हूँ। तो ध्यान से देखना, ये वाला घूम के यहाँ तक आया होगा और ये वाला घूम के यहाँ तक चला गया होगा। जब दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट सेम हो जाएगा तभी तो भैया दोनों मतलब क्या बोलते हैं मिलेंगे। लॉजिकल मैं बात बोल रहा हूँ। मतलब अगर तुम ध्यान से देखो तो दोनों एक लाइन पे, एक वर्टिकल लाइन पे एग्जिस्ट करेंगे तभी आपका एक्स कोऑर्डिनेट। अरे दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट सेम होने का क्या मतलब है? दोनों मिले होंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? समझ रहे हो मेरी बात को? दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट, जब भी आपको बोले दोनों कब मिलेंगे, तो दोनों तब मिलेंगे जब दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट सेम होगा। तो एक बात बताओ, ये रेडियस r, ये रेडियस r, और दोनों के बीच के एंगल 90 था, तो सिंपल सी बात है ये 45 और ये 45। अब आप निकाल सकते हो क्या? ये बताओ। अब किसी एक को ले लो, तो ध्यान से देखो, अगर मैं दूसरे वाले को लूँ या फर्स्ट वाले को देखूं तो ये 45 है। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये 45 है, और ये एंगल पहले ये यहाँ पे था पहला वाला, अगर तुम ध्यान से देखो तो पहला वाला यहाँ था, अब फाइनली यहाँ आ चुका है। तो मैं दूसरा कलर का यूज करता हूँ। जो पहला वाला था वो पहले यहाँ पे था और अब आ कहाँ चुका है? यहाँ पे। ठीक है, पहला वाला कहाँ पे था बेटा? यहाँ पे, और आ कहाँ चुका है? यहाँ पे आ चुका है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ से यहाँ तक आने में ये कितना एंगल घुमा? ये 90 + 5 है 2, मतलब 135 डिग्री एंगल घूम गया है। अच्छा, आप चाहते तो इससे भी कर सकते हो, तो सेकंड वाले से भी कर सकते थे। सेकंड वाले देखो यहाँ पे है, सेकंड वाले को मैं ग्रीन से दिखा रहा हूँ। तो देखो सेकंड वाला यहाँ पे है और फाइनली आ कहाँ गया? यहाँ पे। ये भी 135 एंगल घुमा होगा अगर तुम ध्यान से देखोगे। तो तुम चाहे फर्स्ट वाले से करो चाहे सेकंड वाले से करो, ये पहला वाला है भाई,
और ये दूसरा वाला पार्टिकल यहाँ पे था। तो मैं डायरेक्टली लिखता हूँ ओमेगा टी इज इक्वल्स टू 135 डिग्री। अगर ध्यान से देखो तो टाइम की वैल्यू कितनी होगी, 135 एंगल घूम जाए। तो ध्यान से देखो ओमेगा को लिख सकता हूँ 360 बाई टी इंटू टी इज इक्वल्स टू 135 डिग्री। तो ध्यान से देखिए टी की वैल्यू आ जाएगी 135 बाई 360 इंटू टी। तो यहाँ से जो आपकी टी की वैल्यू आएगी वही इसका आंसर हो जाएगा। तो जब भी दो पार्टिकल को मिलाना हो तो एक्स कोऑर्डिनेट को सेम कीजिए, जब दोनों को दूर करना हो तो वाई कोऑर्डिनेट को सेम कीजिए। समझिएगा, इस लॉजिक को समझिएगा। इसी तरीके से दोनों सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिस्टेंस पे कम हो गए, इसका वाई कोऑर्डिनेट सेम कर दीजिएगा। मतलब इस केस में आपका क्या आएगा, लॉजिकली सोचिएगा तो इनका वाई कोऑर्डिनेट सेम होगा। इस तरीके से कुछ बनेगी, या तो इधर बनेगी या तो इधर बनेगी, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट सेम होगा। तो इस वाले क्वेश्चन को एक बार आप ट्राई कीजिएगा कि मैक्सिमम डिस्टेंस कब आएगा। लॉजिकली सोचिएगा कि मैक्सिमम डिस्टेंस कब आएगा। इसको मैं कल बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा, इसको मैं कल बताऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, इसका आंसर बी होगा। ये एक बार आप ट्राई कर लीजिएगा, इसका आंसर क्या आएगा कल मैं आपसे पूछूंगा, ये आप एक बार ट्राई कर लीजिएगा। मैक्सिमम डिफरेंस कब आएगा, सिंपल सी बात है, फेज डिफरेंस 5/3 दे रखा है, तो आपसे यही पूछा है कि बेटा आपका मैक्सिमम डिस्टेंस कब आएगा। मैक्सिमम डिस्टेंस कब होता है, याद करो, जब तुम्हें याद होगा स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम जब तुम लोगों ने पढ़ा होगा, तो जब दोनों की वेलोसिटी सेम ही डायरेक्शन पे हो जाती है तब आपका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आता है। बेटा आप दोबारा नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि इतना ज्यादा डिटेल में हम लोग थोड़ा करते हैं, 3 से 4 लेक्चर में अगर इस तरीके से करते रहेंगे तो फिर 3-4 लेक्चर में थोड़ा नहीं हो पाएगा। चलो ठीक है, तो ये आपका होता है फेजर। फेजर में और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, फेजर में आप बहुत तरीके से कर सकते हो। मैं आपको यही बात बोला, फेजर मैंने आपको मोटा मोटी बता दिया। हाँ बेटा एक बात मैं आपको बोलूंगा, एक बात समझिएगा, जो आपके डीपीपीज में क्वेश्चन दे रखे हैं, याद करो ऐसे से क्वेश्चन कुछ दे रखे होंगे ऐसे करके। अब गधेरे, अगर तुमको एसएचएम का इक्वेशन, अगर एसएचएम का इक्वेशन लिख लो, ध्यान से सुनो, एसएचएम का इक्वेशन अगर लिख लो, एसएचएम का नॉर्मल इक्वेशन अगर तुम लिखो तो साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, तो ध्यान से देखो फाइव पे डिपेंड करेगा ना। साइन का ग्राफ अगर तुम ध्यान से देखो, साइन में अगर 5 प्लस करोगे तो ये किधर, इधर शिफ्ट होता है कि इस तरफ शिफ्ट होता है, उस हिसाब से सोच लेना। तो उसी के हिसाब से बहुत सारे आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, समझ लो मेरी बात को। बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चन आपको दे रखे होंगे कि इस तरीके से आपको दिया हुआ होगा, ऐसे करके कुछ ग्राफ दे रखा है, बोले कौन सा ग्राफ जो है एसएचएम के इक्वेशन को शो कर रहा है, पोजीशन टाइम ग्राफ को शो कर रहा है। तो बेटा ध्यान से देखो, अब सबसे पहले आपको एसएचएम का इक्वेशन लिखना पड़ेगा। एसएचएम का इक्वेशन लिखोगे तो फिर उस हिसाब से देख लेना कि एसएचएम के इक्वेशन में ओमेगा टी की जगह +5 हो गया, +5 हो गया है तो ग्राफ एक्स एक्सिस के अबाउट शिफ्ट करेगा या इस तरफ शिफ्ट करेगा, शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ से कर लेना, समझ रहे हो। तो ये मैंने आपको हिंट दिया। अब हम लोग बात करने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये तो हम लोगों ने फेजर कर लिया, फेजर, ठीक है। फेजर से रिलेटेड ये मैंने थोड़ा बहुत थ्योरी दे रखा है और ये 2-3 क्वेश्चन दे रखे हैं, उसके आंसर दे रखे हैं। इसको ट्राई कीजिएगा एक बार, ठीक है, इसको ट्राई कीजिए, ठीक है, ओके। अब हम लोग बात करते हैं एनर्जी वाले पार्ट पे, एनर्जी वाले पार्ट पे चलते हैं। तो यहाँ इसी से मैं समझाता हूँ, आपको अच्छे से फील भी आएगा और समझ में भी आएगा। देखो काइनेटिक एनर्जी अगर तुम ध्यान से देखो, अगर काइनेटिक एनर्जी की बात की जाए, मुझे पता है कि वेलोसिटी जो है वेरिएबल है, अगर तुम बात करो तो वेलोसिटी वेरिएबल होता है। अगर आपको पता है कि एसएचएम में वेलोसिटी वेरिएबल होता है एक्स के साथ, ये आपका x = 0 था, ये x = a था, ये x = -a। और याद करो वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है ओमेगा √a² - x², ये हम लोगों ने देखा था। अगर हम मान लें कि हमारा पार्टिकल एसएचएम कर रहा है और उसका कुछ मास m दे रखा है, उसकी वेलोसिटी v है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या लिखोगे, 12 mv², तो 12 mv² लिख दिया। और अच्छा वेलोसिटी की वैल्यू ध्यान से देखो ये होती है, और वेलोसिटी का एक रिलेशन ये भी होता है, a साइन ऑफ कॉस होता है a ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी +5। तो ध्यान से देखो, अगर मैं चाहूं तो वेलोसिटी को यानी काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स भी लिख सकता हूं, काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम भी लिख सकता हूं। तो उन्होंने वेलोसिटी को 2 टर्म में कर दिया, मैंने वेलोसिटी को 2 टर्म में कर दिया। देखो वेलोसिटी को एज अ फंक्शन ऑफ टाइम के रूप में लिख दिया और वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स के रूप में लिख दिया, क्योंकि वेलोसिटी के 2 फॉर्मूले हम लोग जानते हैं ना। तो देखो वेलोसिटी इसका स्क्वायर करोगे तो ध्यान से देखो 12 m ओमेगा² a² - x², यानी काइनेटिक एनर्जी जो है
मीन पोजीशन से जैसे जैसे आपका एक्स चेंज होगा ना, पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होता जाएगा। लॉजिकल बात है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है हर एक एक्स के साथ, तो सिंपल सी बात है आपका काइनेटिक एनर्जी भी एक्स के साथ चेंज होगा। तो ये काइनेटिक एनर्जी का एक्स के साथ रिलेशन हो गया। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी टाइम के साथ भी चेंज होगा क्या? हाँ, ऑब्वियस सी बात है, वेलोसिटी जो है टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो सिंपल सी बात है काइनेटिक एनर्जी भी टाइम के साथ चेंज होगी। तो उसका रिलेशन आप यहाँ से लिख सकते हो, क्योंकि आप वेलोसिटी का रिलेशन आप जानते हो, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। तो मतलब काइनेटिक एनर्जी आपका कहाँ पे मैक्सिमम होगा? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वहीं पे होगा जहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम हो रही। और वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ होता है भैया? वेलोसिटी मैक्सिमम होता है मीन पोजीशन पे x इज इक्वल टू 0 पे। तो काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू देखो यहाँ पे दे रखा है। अच्छा, अगर आपको ध्यान से देखा जाए तो मिनिमम कहाँ होगी? एक्सट्रीम पोजीशन पे, जहाँ पे आप ध्यान से देखो कि x इज इक्वल टू a दे रखा है। अच्छा, ये दे रखा है कि इसके कई लोग एवरेज काइनेटिक एनर्जी 0 से t के बीच में क्या होगा, और 0 से लेके a के बीच में एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। अब कई लोग बोलेंगे सर एवरेज को कैसे निकालें? एवरेज को निकालने का क्या तरीका होता है? अगर आपका कोई भी चीज आपका असल में अगर तुम ध्यान से देखो तो एवरेज निकालने का क्या तरीका होता है? एवरेज निकालने का ये तरीका होता है, ध्यान से सुनो, कोई भी चीज वेरिएबल है, ये आप लोग बहुत जगह समझोगे। अगर मान लो v एज अ फंक्शन ऑफ t दे रखा है, सपोज करना, अगर इसका एवरेज लेना है तो इसको ऐसे करके लिखो, ft dt अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dt। अब कौन से टाइम इंटरवल के लिए करना है वो आप अपने हिसाब से देख लो। अगर मान लो आपको टाइम के लिए करना है, सपोज करो 0 से लेके t तक के लिए, तो इसको भी 0 से लेके t तक के लिए इंटीग्रेट कर दो। तो यहाँ पे ध्यान से देखो क्या आपको बोल रखा है, 0 से लेके t तक के लिए आपको सॉल्व करना है। तो देखो टाइम के फंक्शन के रूप में आपको ये वाला दे रखा है, तो ये वाला एक्सप्रेशन लिखिए, उसके बाद उसको इंटीग्रेट कर दीजिए dt के रिस्पेक्ट में, क्योंकि वो t का ही फंक्शन है, और यहाँ पे t आ जाएगा। दोनों को सॉल्व करने के बाद जब इसकी वैल्यू आ रही होगी वो कितनी आ रही होगी? 1/4 k 1/4 इंटू के ए स्क्वायर। समझ रहे हो मेरी बात को? ये कैसे आया होगा वो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, इसको हमने बोला 0 से लेके a तक के लिए, मतलब इस पूरे पीरियड के दौरान काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू का एवरेज कितना रहा होगा। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ वेलोसिटी ऑफ टाइम का फंक्शन नहीं है, यहाँ वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ क्या दे रखा है? x दे रखा है। तो कोई बात नहीं, ये v एवरेज जो हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में, ये हो जाएगा f ऑफ x dx अपॉन dx का इंटीग्रेशन। अच्छा, dx कहां से कहां तक लोगे? सिंपल सी बात है, 0 से लेके a ले लो, इसको भी 0 से लेके a ले लो, इसको इंटीग्रेट कर दो और सॉल्व कर लो, तो आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, इसका आंसर आपको आ जाएगा, और यही आंसर आपको यहाँ पे ये दे रखा है। ये मैंने आपको एवरेज बताया, यही सेम चीज आपको कहाँ पे यूज आता है? यही सेम चीज एसी में यूज आता है। तो मैं आपको यही बात बोल रहा हूँ, एवरेज लेने का तरीका आपको समझ में आना चाहिए। सेम कॉन्सेप्ट आप केटीजी में पढ़ोगे, एवरेज किस तरीके से लिया जाता है, वहां पे भी इसी तरीके से लिया जाता है। एवरेज किस फंक्शन के रूप में? वो वेरिएबल है, उस वेरिएबल फंक्शन के रूप में उसको इंटीग्रेट करो अपॉन उस टोटल से आप उसको डिवाइड कर दो। ठीक है, चलिए बेटा, ये बात आपको समझ में आई? अच्छा, ये तो काइनेटिक एनर्जी के लिए बात हो गई। ये काइनेटिक एनर्जी के लिए पूरा का पूरा हम लोगों ने देख लिया। क्या काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स का ग्राफ, काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स आ चुका है, क्या इसका ग्राफ बना सकते हो? ऑब्वियस सी बात है, बना सकते हो। काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ चुका था, क्या काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम ग्राफ बना सकते हो? अब तुम लॉजिकली सोचना, काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो चेंज हो रही है सच में, वो कांस्टेंट नहीं है भाई। हर एक पॉइंट का काइनेटिक एनर्जी अलग अलग है, हर एक पॉइंट का काइनेटिक एनर्जी अलग अलग है, एक्स के हिसाब से और टाइम के हिसाब से। ऑब्वियस ही बात है, एक्स चेंज हो रहा है तो टाइम भी चेंज हो रहा होगा, टाइम चेंज हो रहा है तो एक्स भी चेंज हो रहा होगा एसएचएम में। तो काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ग्राफ और काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स ग्राफ आप खुद से बनाइएगा, वो मैं अभी आपको शो भी कर दूंगा, लेकिन ये आप लोगों के लिए है कि आप कैसे बनाएगा। ग्राफ बनाना कोई भारी बात थोड़ा है भाई, सिंपल सी बात है। इसको आप नहीं बना सकते, ये तो आपका पैराबोलिक फंक्शन हो गया, ये आपको दिख रहा है, और ये कॉस स्क्वायर का फंक्शन हो गया। तो इसमें क्या ही मैं आपको बताऊं, ये ग्राफ बनाना है इसका, समझ रहे हो मेरी बात को? चलिए, पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर तुम ध्यान से देखो, यहां लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम। ये कोई मुझे समझाएगा ये मैंने कैसे बोला है? देखो, इस पूरे के पूरे पीडीएफ को अगर तुम समझ लो तो तुम्हारी मैक्सिमम चीजें सफल हो जाएगी, मतलब
मतलब तुम्हें और ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, यही चीज आपका मैक्सिमम है। फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम। अब देखो फ्रीक्वेंसी होता क्या है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है, ध्यान से सुनिएगा, एक टाइम पीरियड में वो कितनी बार कंप्लीट हो रहा है, मतलब वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, इस तरीके से समझो। मतलब अगर x इक्वल टू 0 पे था मेरा पार्टिकल, फिर एक सेकेंड बाद वो कितनी बार x इक्वल टू 0 पे पहुंच गया, आप लॉजिकली ये समझिए। तो इसी तरीके से फ्रीक्वेंसी की, अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी की मैं बात करूं, सपोज दैट कि फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी आपको पता करना है, तो मान लो कि t इक्वल टू 0 पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 12 थी, 12 जूल थी। काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव तो हो नहीं सकती, या तुम्हें लॉजिकली भी समझ में आ रहा है काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो 12 थी, कितने एक सेकेंड में कितनी बार ये 12 हो गया, दैट इज फ्रीक्वेंसी, लॉजिकली समझना। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो 2 टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम हो जाएगा। अब वो हम लोग कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए इसको किस तरीके से करेंगे। देखो अगर तुम्हें पता हो तो इसका जो ग्राफ बनेगा, इसके ग्राफ से आप समझ सकते हो। अगर तुम बात करो, इसका अगर पीरियड, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं मैं, अगर तुम्हें थोड़ा बहुत फंक्शन आता होगा तो तुम ये बता सकते हो इसका पीरियड पाई होगा। ये पीरियोडिक फंक्शन तो है, लेकिन कॉस स्क्वायर हो गया तो ये पाई हो जाएगा। तो पहले समझो, अगर कॉस थीटा का पीरियड 2 पाई होता है, लेकिन कॉस स्क्वायर थीटा का पीरियड पाई होता है, तो लॉजिकली समझना कि ये कितनी बार, अब जो है वो डबल स्पीड से चेंज हो रहा होगा। अगर डबल स्पीड से चेंज हो रहा होगा तो सिंपल सी बात है इसकी फ्रीक्वेंसी भी डबल हो चुकी है, क्योंकि इसका पीरियड आधा हुआ तो सिंपल सी बात इसका फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगा। तो वही इसी लॉजिक से इसने ये बात मैंने लिखा है। समझ रहे हो मेरी बात को, इस हिसाब से समझ सकते हो, ठीक है। चलिए ये बात आपको समझ में आया, ठीक। अब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। अगर याद होगा कोई सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन ही हम लोगों ने लिखा था कि F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ठीक है। F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ये बात आपको समझ में आई, थोड़ा सा मैथमेटिकल है, मैथमेटिकल इसलिए मैंने बताया, जब अभी दोनों का ग्राफ बताऊंगा ना तो आपको ज्यादा क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा। लेकिन इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसलिए मैं बोलूंगा कि ये बात आपको लॉजिकली आपको समझ में आनी चाहिए कि 2 टाइप ऑफ एसएचएम क्यों आ गया, ठीक है। अच्छा, अब आप सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन जानते हो, F इज इक्वल टू माइनस के। वर्क डन, अगर मान लीजिए वर्क डन आपको अगर लेके जाना है x से x प्लस dx की तरफ लेके जाना, तो बताइए आपको कितना वर्क करना पड़ेगा। जितना आपको वर्क करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, उतनी एनर्जी स्टोर हुई होगी। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ kx इंटू डी एक्स। क्यों kx इंटू डी एक्स, अगर तुम लॉजिकली सोचो तो लॉजिकली मैं जो सोचने के लिए आपको बोल रहा हूँ उसमें क्या है, ध्यान से देखो। फोर्स आपका इस तरफ लग रहा है, kx इस तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट आप इस तरफ कर रहे हो, तो ऑब्वियस ये बात है वर्क डन जो होगा नेगेटिव होगा। वर्क डन की वैल्यू माइनस ऑफ kx इंटू डी एक्स, इसको सॉल्व करोगे तो माइनस ऑफ हाफ kx स्क्वायर आएगा। तो ये आप लोग जानते हो कि यही आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। जितना आप वर्क करोगे उतना ही तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आएगा, लॉजिकली बात है, ये बात आप लोग जानते भी हो। समझ रहे हो मेरी बात को, कि अगर आप देखो तो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ फोर्स लगेगा, और एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में हमेशा अपोजिट डायरेक्शन होता है। ये बात आप भी जानते हो एसएचएम में, क्योंकि F इज इक्वल टू माइनस के एक्स होता है। x पॉजिटिव लोगे तो ये नेगेटिव आएगा, और ये नेगेटिव लोगे तो F पॉजिटिव आएगा। समझ रहे हो मेरी बात को, दोनों के बीच में हमेशा, अगर F और A का तो डायरेक्शन एक ही होता है ना भाई दोनों, क्योंकि स्केलर मल्टीप्लीकेशन करते हैं फोर्स पे, एक्सेलरेशन पे, तभी आपका फोर्स आता है। तो देखो अगर तुम ध्यान से देखो तो वर्क डन इन डिस्प्लेसमेंट 0 टू x, अगर तुम ध्यान से देखो तो मुझे कितना करना पड़ेगा, वो हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर। तो जितना आप वर्क कियोगे उतना ही तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा। तो ये लॉजिकली देखना कि पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हमारा कितना आएगा, पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आएगा वो आ जाएगा माइनस ऑफ वर्क डन के बराबर। जितना आप वर्क करोगे या जितना वर्क किया होगा उतना ही तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा। यही चीज मैंने यहाँ पे लिखा यू। अच्छा, डेल्टा यू की वैल्यू क्या लिखोगे, ये डेल्टा यू की वैल्यू क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने क्या रेफरेंस लिया था, अगर तुम पीछे जाके देखो तो हम कहां से कहां तक के लिए सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से देखो। एक मिनट हेलो, हाँ
ठीक है, क्लास ले। ठीक है, क्लास ले रहा हूँ, आप नोट रखिए। ठीक है, तो मैं आपको ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि काइनेटिक एनर्जी और इसके बारे में आपको पता चल गया। अगर तुम ध्यान से देखो तो हमने वर्क कहाँ से कहाँ तक के लिया था। अगर तुम ध्यान से देखो, 0 से लेके x तक के लिए हम लोगों ने वर्क डन निकाला कि कितना वर्क करना पड़ा मुझे, उसके लिए वर्क डन निकाला। तो सिंपल सी बात है, पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आएगा वो 0 यानी मीन पोजीशन का पोटेंशियल एनर्जी माइनस ऑफ x पोजीशन का पोटेंशियल एनर्जी आएगा। समझ रहे हो, या आप x पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी माइनस ऑफ मीन पोजीशन का पोटेंशियल एनर्जी आएगा। फाइनल तो ये है ना और इनिशियल ये है, तो ux माइनस ऑफ u मीन आएगा। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी शुड बी माइनस ऑफ वर्क डन के बराबर होता है। ये आप लोगों ने सुना होगा, वर्क डन ये वर्क पावर एनर्जी में आप लोगों ने सुना होगा। सिंपल सी बात है, वही चीज मैंने किया। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि ux माइनस यूपी की वैल्यू माइनस ऑफ वर्क डन के बराबर होगा, जो कि हाफ के एक्स स्क्वायर आ गया। अच्छा, अगर तुम अब यहाँ पे मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर आप u ऑफ मीन पोजीशन को 0 मानो तो किसी एक पोजीशन x की जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी वो हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। ध्यान से सुनिएगा, मैं फिर से आपको एक बात बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप u ऑफ मीन पोजीशन 0 मान लो तब आपका ux मतलब कि किसी पोजीशन का पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर होगी। आपने ये चीज देखा भी होगा कि पोटेंशियल एनर्जी इज रेफरेंस डिपेंडेंट चीज। अगर आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करो तो वो भी रेफरेंस पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करो तो वो भी रेफरेंस पे डिपेंड करता है। अगर हम मीन पोजीशन की पोटेंशियल एनर्जी इतनी माने तो आपका किसी एक पर्टिकुलर एक्स का पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। इसलिए आप देख लीजिए कि अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपका ux की वैल्यू इतनी आई, कब? जब आपका पोटेंशियल एनर्जी, आपने कहाँ का पोटेंशियल एनर्जी माना है? मीन पोजीशन का पोटेंशियल। इसी तरीके से ux की वैल्यू मैं आपको यही बोलूंगा, u ऑफ मीन पोजीशन प्लस ऑफ हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। तो ध्यान से देखिएगा, u ऑफ मीन पोजीशन कितना है भाई? 0 हो जाएगा। अगर 0 होगा तब u ऑफ x आपका हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। कोई जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन पे ये 0 दिया हुआ रहे, हो सकता है u ऑफ मीन पोजीशन आप कुछ भी मान सकते हो, 1 जूल 2 जूल कुछ भी हो सकता है, उसके हिसाब से ये चेंज हो सकती है। अच्छा, अगर तुम ध्यान से देखो तो क्या आप ये चीज लिख सकते हो? अगर तुम ध्यान से देखो तो ux आपको पता है, ये आपको क्या दे रखा है? हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। अच्छा, x के टर्म में तो u एज अ फंक्शन ऑफ x तो आ चुका है, क्या हम टाइम के रूप में लिख सकते हो? ऑब्वियस सी बात है, x जो होता है वो होता है हमारा a ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5। तो x के जगह इसको पुट कर दीजिए तो u एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा। तो वही आपको यहाँ पे दिखाया गया है, u एज अ फंक्शन ऑफ x और u एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। समझ रहे हो मेरी बात को? यानी काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ x, काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ x, पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ये सारी चीजें आपको पता चल चुका है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो काइनेटिक एनर्जी आपको आ चुका है, पोटेंशियल। अब अगर हम लोग टोटल एनर्जी की बात करें तो टोटल एनर्जी क्या होता है किसी भी पॉइंट का? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो किसी एक x पोजीशन का काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का अगर सम निकालोगे तो आपको पता चलेगा कांस्टेंट आएगा। मतलब एसएचएम में जो टोटल एनर्जी होती है ना वो कांस्टेंट होती है। अगर तुम बात करो तो काइनेटिक एनर्जी कितनी थी अगर x के हिसाब से देखो, तो अगर मैं अभी आपको बताऊं तो ध्यान से देखो, किसी एक मीन पोजीशन से x डिस्टेंस पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होती है हाफ ऑफ k ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, मीन पोजीशन पे अगर पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान ले तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू या आप u ऑफ मीन पोजीशन, ये ऑब्वियस सी बात है, फिक्स होगा, प्लस ऑफ, अगर तुम ध्यान से देखो तो ये था हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। तो ध्यान से देखो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा? अगर टोटल एनर्जी की बात की जाए तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, जब आप इसको जोड़िएगा जो वेरिएबल टर्म है ये वाला कट जाएगा तो वो हो जाएगा u ऑफ मीन पोजीशन प्लस ऑफ हाफ के ए स्क्वायर। अच्छा, के फिक्स है, ए फिक्स है, तो ऑब्वियस ही बात ये फिक्स हो गया। और u ऑफ मीन पोजीशन पे डिपेंड करेगा कि u ऑफ मीन पोजीशन अगर आप रेफरेंस में 0 मान रखे हो तो सिंपल सी बात है वो 0 हो जाएगा। समझ, ये 0 हो जाएगा और ये हाफ के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। समझ रहे हो? तो इसका मतलब है कि एसएचएम का टोटल एनर्जी, देखो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है, लेकिन टोटल एनर्जी जो है वो फिक्स है।
इसलिए बोला जाता है एसएचएम में एनर्जी कंजर्व होती है। किसी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो रही है, लेकिन दोनों का सम जो है टोटल एनर्जी वो आपका ऑब्वियस सी बात है चेंज हो रहा होगा, वो आपका कांस्टेंट आएगा। तो वही चीज यहाँ पे दिखाया गया होगा कि ध्यान से देखिए टोटल एनर्जी की वैल्यू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर के बराबर होगी। अब जहां तक इसकी ग्राफ की बात कर ली जाए तो इसकी ग्राफ की बात ये चीज दे रखी है, ध्यान से देखो। मुझे लगता है काइनेटिक एनर्जी जो है वो रेफरेंस डिपेंडेंट चीज नहीं होती है। अगर तुम इसको ध्यान से देखो तो इसमें और भी चीजें हैं। काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी की मिनिमम वैल्यू कहाँ पे होगी, तुम लॉजिकली सोच के बताना। पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन पता है, तो पोटेंशियल एनर्जी की मिनिमम वैल्यू होगी मुझे लगता है मीन पोजीशन पे, जब x की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, अगर तुम लॉजिकली तुमसे पूछा जाए तो पोटेंशियल एनर्जी की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी मुझे लगता है x = 0 पे, यानी मीन पोजीशन पे, जो कि पोटेंशियल u ऑफ मीन पोजीशन के बराबर हो जाएगी। और u ऑफ मीन पोजीशन आपकी 0 दे रखी है, तो पोटेंशियल एनर्जी की मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगी। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे होगी, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे होगी, पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू होगी, ध्यान से देखिएगा, x = a पे, और जो कि हो जाएगा u ऑफ मीन पोजीशन प्लस ऑफ हाफ ऑफ के ए स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए ये आपका हो जाएगा मीन, u ऑफ मीन पोजीशन अगर 0 दे रखा है तो ये ओनली हाफ के स्क्वायर हो जाएगी। तो याद रखिएगा पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम x = 0 पे होता है मीन पोजीशन पे, और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम x = a एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है। काइनेटिक एनर्जी जस्ट इसका उल्टा होता है, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम मीन पोजीशन पे होता है। समझ रहे हो मेरी बात को, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम जो होता है वो एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है, और आपका काइनेटिक एनर्जी जो मिनिमम होता है वो आपका कहाँ होता है, वो होता है एक्सट्रीम पोजीशन पे, और मैक्सिमम कहाँ होता है मीन पोजीशन पे। उसके एक्सप्रेशन से आपको समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, ये सब सारी चीजें हो गई, और यहाँ से आप निकाल सकते हो टोटल एनर्जी का टर्म भी निकाल सकते हो। टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है मीन u ऑफ मीन पोजीशन प्लस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मतलब ध्यान से देखो तो काइनेटिक एनर्जी जहां पे मैक्सिमम हो रही है वहां पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो रही है, और जहां पे आपका पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो रहा है वहां पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम हो रही है। तो ये लॉजिकली समझिएगा मेरी बात को, जहां पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वहां पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, और जहां पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वहां पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं। अब इसका ग्राफ की बात की जाए तो ग्राफ तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा, अगर काइनेटिक एनर्जी की ग्राफ की बात की जाए तो काइनेटिक एनर्जी का अगर तुम ध्यान से देखो तो अगर तुमसे ये बात पूछा जाए कि cos स्क्वायर थीटा का ग्राफ कैसे होता है, तो मुझे लगता है तुम ऐसे बोलोगे, ऐसे ही बोलोगे ना। अगर तुम्हें cos स्क्वायर थीटा का ग्राफ पूछा जाए तो ऐसा ही आएगा, तो वही चीज हमने यही बोला। अच्छा, अगर तुम्हें एक बात पता हो, अगर मैं तुमसे एक बात पूछूं, सुनना मेरी बात को, अगर तुमसे एक बात पूछूं, ये काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम का ग्राफ है, एनर्जी वर्सेस टाइम का ग्राफ की मैं बात कर रहा हूँ, टाइम के हिसाब से इस तरीके से होगा, टाइम के ग्राफ की बात कर रहा हूँ। अब सुनना मेरी बात को, अगर काइनेटिक एनर्जी की बात की जाए तो ये रेफरेंस इंडिपेंडेंट चीज है। काइनेटिक एनर्जी का कोई रेफरेंस थोड़ा ना लेते हैं, सिंपल सी बात है, वेलोसिटी का रेफरेंस लोगे वो अलग बात है। तो काइनेटिक एनर्जी इस हिसाब से चेंज हो रही होगी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी बेटा रेफरेंस पे डिपेंड करेगा। रेफरेंस मतलब मीन पोजीशन पे आपने पोटेंशियल एनर्जी को कितना मान रखा है। अगर मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी 0 मान रखा है, जो ये डॉटेड लाइन से आपको दिखा रहा है वो चीज आपको दिख जाएगा, लेकिन जो ये डार्क लाइन से दिखा रहा है वो काइनेटिक एनर्जी को दिखा रहा है। तो ये लॉजिकली भी तुम सोच सकते हो t = 0 पे आपका जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो तो ये आपका मिनिमम हो जाएगा। ध्यान से देखो तो आपका पोटेंशियल एनर्जी 0 मिनिमम हो जाएगा। ये आपको यहाँ पे भी लॉजिकली समझ में आ रहा है, तो यहाँ से आप ये समझ सकते हो। लेकिन अगर पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस दे रखा है तो ये उतना ऊपर चल जाएगा। तो मैं आपको ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी का तो ग्राफ ऐसे ही आएगा, ध्यान से देखिए, काइनेटिक एनर्जी का तो ग्राफ ऐसे ही आ रहा है, व्हाइट से बना रहा हूं, ठीक है। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ कैसे आएगा, ध्यान से देखो, ये रेड से मैं बना रहा हूं। अगर आपका u ऑफ मीन पोजीशन आपने 0 दे रखा है, लेकिन u ऑफ मीन पोजीशन कुछ आपने मान लिया सपोज करो, ये ग्राफ उतना ऊपर चल जाएगा। समझ रहे मेरी बात, वो ये ग्राफ जो है उतना ऊपर चला जाएगा। क्यों चल जाएगा, अब देखो u ऑफ मीन पोजीशन जो है, u ऑफ मीन पोजीशन कुछ है, मान लो कि x है, तो ऑब्वियस सी बात है ग्राफ उतना x ऊपर उठ जाएगा। तो ये बात समझिएगा
कि अगर यू ऑफ मीन पोजीशन 0 नहीं दे रखा है, कुछ दे रखा है, तो ग्राफ उतना ऊपर चला जाएगा, समझ रहे हो, उतना ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, या अगर नेगेटिव में दे रखा हो तो उतना नीचे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये लॉजिकली समझिएगा। लेकिन काइनेटिक एनर्जी आपके रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए आपका काइनेटिक एनर्जी ग्राफ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये याद रखिएगा। अब इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आपका समझ में आ जाएगा कि ये वाली जो लाइन है असल में, ये वाली जो लाइन है, यही असल में आपको दिखा रहा होगा टोटल एनर्जी किसी टाइम टी पे। और टोटल एनर्जी किसी टाइम टी पे आपका कांस्टेंट रहेगा। अगर ये येलो के हिसाब से देखी जाए, अगर रेड के हिसाब से देखी जाए, तो ये आएगी टोटल एनर्जी। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये एनर्जी हो गया, ये टाइम हो गया, ये टाइम और ये एनर्जी। ये हो गया रेड वाला काइनेटिक एनर्जी, रेड वाला काइनेटिक एनर्जी, येलो वाला पोटेंशियल एनर्जी, व्हाइट वाला पोटेंशियल एनर्जी, और वो जो लाइन सीधी गई है वो हो गई टोटल एनर्जी का। समझ रहे हैं मेरी बात को? इसी तरीके से एक्स के हिसाब से देखा जाए तो ये आएगा। अब ये कैसे आया, ध्यान से देखो, ये कैसे आया। अगर तुम ध्यान से देखो तो पोटेंशियल एनर्जी एक्स के हिसाब से कैसे चेंज हो रहा है, तो ये होता है हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ यू ऑफ मीन पोजीशन। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है भाई, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ ऑफ के इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बस, इसमें कोई रेफरेंस वाली चीजें तो हम लोगों ने लिया ही नहीं। अगर तुम आप एनर्जी वर्सेस एक्स वर्सेस एनर्जी का ग्राफ बनाओ तो ध्यान से देखो, पोटेंशियल एनर्जी कैसा है, पैराबोलिक फंक्शन है। तो अगर आप मीन पोजीशन को 0 ले रहे हो, ध्यान से सुनना, अगर आप मीन पोजीशन को 0 ले रहे हो तो मीन पोजीशन पे अगर आप मीन पोजीशन यानी x इक्वल्स टू 0 पे, सिंपल सी बात है, x इक्वल्स टू 0 पे पोटेंशियल एनर्जी 0 मान रहे हो, तो आपका ग्राफ ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। उसी तरीके से अगर तुम ध्यान से देखो, x इक्वल्स टू 0 पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, ये ग्राफ पैराबोलिक तो होगा लेकिन डाउनवर्ड पैराबोला होगा। ध्यान से देखो, डाउनवर्ड पैराबोला होगा, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझो। लेकिन आप मीन पोजीशन पे इसको कुछ मानते हो तो यही वाला मीन पोजीशन वाला जो ग्राफ है ये थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा, जिसको मैं ब्लू से दिखा रहा हूँ, ये आपका ऊपर उठ जाएगा, व्हाइट से दिखा रहा हूँ, ये आपका ऊपर उठ जाएगा, ये पोटेंशियल एनर्जी का। तो ये आपका हो जाएगा यू ऑफ मीन पोजीशन, यू ऑफ मीन पोजीशन। तो मैं बस आपको यही बोलूंगा कि आपको ये देखना, अगर ये 0 है तो ये वाला होगा, ध्यान से सुनना, अगर ये 0 नहीं है तो ये वाला होगा। समझ रहे हो? उतना ग्राफ आपका ऊपर उठ जाएगा। बस यही बात आपको समझ में आनी चाहिए। काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टोटल एनर्जी कितना होगा भैया, ये वाली लाइन अगर आपने ऊपर उठा दिया, और अगर आपने रेफरेंस को 0 मान रखा है तो ये वाली टोटल एनर्जी वाली लाइन हो जाएगी। समझ रहे मेरी बात को? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो एक बार कमेंट करके बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया। एनर्जी वाला पूरा का पूरा सेक्शन मैंने पढ़ा दिया, आपको समझ में आया है या नहीं आया। अगर इसी ग्राफ को आप ऊपर और नीचे उठा सकते थे, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी है रेफरेंस डिपेंडेंट चीज। यही देखो, ये वाली जो स्ट्रेट लाइन आपको दे रखा है ये कांस्टेंट दे रखा है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी की लाइन अगर तुम देखो ना, ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो यही वाली तो लाइन होगी। आपको फील आया या नहीं आया समझ, एक बार कमेंट करके बताइएगा। सॉरी, ये वाला तो काइनेटिक एनर्जी का लाइन है। ये डॉटेड जो लाइन दे रखा है ना, आपको पोटेंशियल एनर्जी का लाइन दे रखा है। पोटेंशियल एनर्जी ऊपर नीचे हो सकती है। अगर मान लो यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, यू ऑफ मीन पोजीशन पे नेगेटिव दे दी होती तो ये नीचे चला जाता है भाई। लॉजिकली सोचना ना, अगर आपका ये नीचे आ गया तो खुद लॉजिकली सोचना, मीन पोजीशन पे कुछ पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव दी होती थी, ये डॉटेड लाइन नीचे चला गया था, तो कई गधेरे बोलेंगे, कई गधेरे सोच रहे ये ऊपर ही जाएगा। भाई ऊपर दे जाएगा, नीचे भी आ सकता है। अगर मान लो यू ऑफ मीन पोजीशन आपका नेगेटिव दिया होता तो इसका ग्राफ अब ऐसे नहीं आता। ये जो पहले आप देख रहे हो यू ऑफ मीन पोजीशन का, अगर यू ऑफ मीन पोजीशन 0 था ऐसे, और यू ऑफ मीन पोजीशन अगर नेगेटिव है तो ये ऐसे आ जाएगा, और अगर यू ऑफ मीन पोजीशन पॉजिटिव में है तो ये ऊपर चला जाएगा। ये तो लॉजिकल बात है भाई। तुम सोचो ना, ये ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन में आप लोगों ने समझा होगा। काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी अगर तुम ध्यान से देखो, काइनेटिक एनर्जी पहले ऐसे था, अब भी वैसे रहेगा, लेकिन टोटल एनर्जी पे फर्क पड़ जाएगा। और अब टोटल एनर्जी ये वाली, इस वाले के हिसाब से ये वाली लाइन पे डिपेंड करेगा। अच्छा, इसको येलो से ही बना देता हूं। टोटल एनर्जी इसके हिसाब से डिपेंड करेगा। अगर ग्रीन वाले के हिसाब से देखो तो ग्रीन वाले के हिसाब से टोटल एनर्जी ये हो जाएगी, और इसके हिसाब से देखो तो टोटल एनर्जी ये हो जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात को? तो तीनों का अलग अलग चीजें हो जाएगी। ठीक है बेटा,
मैं आपको यही बोलूंगा, एक बार ट्राई कीजिएगा और आप लोग एनर्जी तक का, कहाँ तक का, एनर्जी तक का क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट को ट्राई कीजिएगा। और हाँ, एक और क्वेश्चन था आप लोगों के लिए, याद कीजिए, मैंने आपको शुरुआत में आपको बोला था कि ये हम लोग बाद में देखेंगे, जो कि मैंने याद करो यहाँ पे लिखवाया था। हाँ, ये वाला क्वेश्चन, अ पार्टिकल ऑफ मास 2 kg मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन अंडर अ फोर्स इतना, तो x इज इक्वल टू 0 करोगे। इस वाले में मैं बस हिंट दे रहा हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा। x इज इक्वल टू f इज इक्वल टू 0 कीजिएगा तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी, जो कि मेन पोर्शन को दिखाएगा। अब फिर वही बात x इज इक्वल टू 4 को ड्रॉ कीजिएगा। अब x इज इक्वल टू 4 से बड़ा कीजिएगा, 5 पुट करके देखिएगा। 5 पुट कीजिएगा तो ध्यान से देखिए, x इज इक्वल टू 5 पुट कीजिएगा तो फोर्स नेगेटिव आ जाएगा, मतलब इसमें। और x इज इक्वल टू अगर नेगेटिव में, मतलब 4 से कम पुट कीजिएगा तो मतलब आपकी डायरेक्शन, x की डायरेक्शन इधर है, तो आप देखिएगा फोर्स की डायरेक्शन पॉजिटिव आ जाएगी, मतलब फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ आ जाएगी। तो सिंपल सी बात है, फोर्स एक ही पॉइंट के अबाउट है, तो आपका ये एसएचएम हो जाएगा, इसलिए पहला वाला सही हो जाएगा। फाइंड द इक्विलिब्रियम पोजीशन, वो आपको आ चुका है, x इज इक्वल टू 4। राइट द टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम, या राइट द इक्वेशन ऑफ पार्टिकल। इक्वेशन ऑफ पार्टिकल, अब देखो ध्यान से देखो, इट इज रिलीज्ड एट रेस्ट फ्रॉम x इज इक्वल टू t। देखो x इज इक्वल टू 4 पे था, x इज इक्वल टू 6 से रिलीज किया, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी 0 है, v इज इक्वल टू 0। जहां पे वेलोसिटी 0 होता है वो एक्सट्रीम पोजीशन होता है, मतलब एक्सट्रीम पोजीशन और मीन पोजीशन के बीच के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो इसका एम्पलीट्यूड आपको पता चल चुका है 2 सेंटीमीटर या जो भी 2 मीटर, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अब आपको ये बात पता है क्या कि एसएचएम का इक्वेशन कैसे लिखते हैं? ध्यान से देखिए, एसएचएम की इक्वेशन कैसे लिखते हैं। एक पार्टिकल है जो एक्सट्रीम पोजीशन पे है, ऑब्वियस बात है वो मीन पोजीशन की तरफ आने की कोशिश कर रहा है, तो उसका एसएचएम का इक्वेशन लिख दीजिए। और सिंपल सी बात है, अब आपका एक्स जो होगा वो आपका 4 प्लस समथिंग हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये आप एक बार ट्राई कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए होमवर्क रहा, कल अगर ना आए तभी पूछिएगा, क्योंकि टाइम आप भी जानते हैं कितना ज़्यादा जाता है। 1 घंटे की क्लास होती है, देख लो मेरे 1.5 घंटे की क्लास हो गई। तो समझिएगा, मैंने आपको क्लियर क्रिस्टल वे में आपको बताया। कल कोई भी डाउट होगा तो सबसे पहले हम लोग 10 मिनट में जो भी आपकी इससे रिलेटेड चीजें होंगी वही आपको। अच्छा, लास्ट वाला का पेन नहीं दिख रहा है। मैंने ये बात बोली कि ध्यान से देखो बेटा, मैंने ये बात बोली x इज इक्वल टू 4 तो मीन पोजीशन का ग्राफ आ गया, ठीक है। अब ये बोला है कि पार्टिकल को हम लोगों ने x इज इक्वल टू 6 से रिलीज किया है, तो x इज इक्वल टू 6 से रिलीज किया। रिलीज का मतलब होता है यहाँ का वेलोसिटी 0 है, तो वेलोसिटी कहाँ पे एसएचएम में 0 होता है? एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो x इज इक्वल टू 4 से x इज इक्वल टू 6 के बीच की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? एम्पलीट्यूड। तो मतलब हो जाएगा एम्पलीट्यूड 2 मीटर आ गया। एम्पलीट्यूड 2 मीटर आ गया तो सिंपल सी बात है, अब कैसे निकालोगे? अगर तुम ध्यान से देखो तो अब मीन पोजीशन, अगर आपका मीन पोजीशन आपका x इज इक्वल टू x नॉट नहीं है, तो आप इसको ऐसे लिखोगे, मैं कल बताया था, x इज इक्वल टू x नॉट इज इक्वल टू 4 ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ऑफ 5। अब ध्यान से देखो, क्या एसएचएम का इक्वेशन ये निकाल सकते हो? आराम से निकाल सकते हो। एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है तो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? वो फाई की वैल्यू लिख लीजिए। अच्छा, ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये भी आप लिख लीजिएगा। ओमेगा की वैल्यू आराम से लिख सकते हो। ओमेगा की वैल्यू क्या होता है? अंडर रूट ऑफ k बाई एम, अंडर रूट ऑफ k बाई एम। तो देखो k m की तो वैल्यू दे रखी है, और देखो k की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी फोर्स वाले इक्वेशन से। 2 आप बाहर कर लेना, समझ रहे हो मेरी बात को? 2 कॉमन आ जाएगा, m भी 2 दे रखा है, तो k की वैल्यू 1 दे रखी है। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी दे आपको आ जाएगी? ओमेगा की वैल्यू 1 आ जाएगी। ध्यान से देखो, इस फोर्स वाले रिलेशन से आपको k आ जाएगा, मास तो आपको दे रखा है, तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी। तो ओमेगा यहाँ पे पुट कर दिए, और आपको बोला एक्सट्रीम पोजीशन पे है, t इक्वल टू 0 पे। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे जब है तो सिंपल सी बात है कि आपकी फाई की वैल्यू, आपको अभी इतना सारा तरीका बताया तो वही आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए, ये आप कर सकते हो। आई थिंक ये क्वेश्चंस को मैंने समरी में आपको बता दिया कैसे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और ये कर लीजिएगा प्लीज। इस क्वेश्चन को ईमानदारी से कर लीजिएगा, और ये जो आंसर भी मैंने नीचे दे रखा है, तो ये आंसर आप एक बार मैच करवा लीजिएगा। सारी चीजें मैंने आपको बता दी। कल हम लोग टाइम पीरियड से स्टार्ट करेंगे, तो 10 मिनट, आपको 10 मिनट का गैप रहेगा। मतलब जब भी मेरी क्लास होगी, शुरुआत के 10 मिनट जो पिछले 1-2 लेक्चर मैंने पढ़ाया है वो आप पूछ लीजिएगा। उसके बाद हम लोग टाइम पीरियड किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में देखना चालू करेंगे। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।